मृदा के भौतिक गुण। मृदा के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने एक दिन आपको बताया था शायद फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि भौतिक गुण क्या होते हैं। जो अपने सेंसरी ऑर्गन होते हैं यानी जो अपने संवेदी अंग होते हैं जिनके द्वारा जिनका अनुमान लगाया जा सके या जिनको पहचाना जा सके उसको अपने क्या बोलते हैं, संवेदी अंग बोलते हैं। तो मृदा की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे गुण जिनको अपने संवेदी अंगों द्वारा पता लगा सकते हैं उनको अपने भौतिक गुण बोलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको वन बाय वन बता देता हूं कि मृदा के भौतिक गुण कौन से होते हैं, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। इतने में जो भी लोग बचे हुए हैं वो फटाफट लाइव हो जाएंगे। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की, उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर की। टेक्सचर बोले तो मृदा कणाकार, स्ट्रक्चर बोले तो मृदा संरचना। उसके बाद हम बात करेंगे मृदा घनत्व की, सॉइल डेंसिटी की। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक बल्क डेंसिटी होती है और एक पार्टिकल डेंसिटी होती है। यानी एक स्थूल घनत्व होता है, एक कण घनत्व होता है। जब ये दोनों अपने को पता लग जाते हैं तो उससे हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं यानी रंध्रता प्रतिशत निकाल सकते हैं। उसके बाद मृदा सुगठ्यता आता है और मृदा सुगठ्यता के बाद अपने बात करते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल प्लास्टिसिटी यानी मृदा प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। मृदा जल है वो भी भौतिक गुणों में आता है, मृदा वायु है वो भी भौतिक गुणों में आता है, मृदा रंग है वो भी भौतिक गुणों में आता है। और उसके अलावा जो मृदा के छोटे मोटे गुण हैं जैसे मृदा तापमान, सॉइल टेम्परेचर, ये सारे के सारे भौतिक गुण हैं। तो मृदा के भौतिक गुण इन सभी का अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं मैं, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। सॉइल टेक्सचर यानी मृदा कणाकार, सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना, उसके बाद सॉइल डेंसिटी यानी मृदा घनत्व। डेंसिटी के अंदर बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी बोले तो स्थूल घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी बोले तो कण घनत्व। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल पोरोसिटी यानी मृदा रंध्रता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल प्लास्टिसिटी यानी मृदा सुगठ्यता और मृदा प्लास्टिसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे सॉइल वाटर यानी मृदा जल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉइल एयर यानी मृदा वायु। वैसे जो अपना फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर जब मैंने आपको मृदा का मोटा मोटा संगठन बताया था उसके अंदर सॉइल एयर का डिस्कस कर लिया था। फिर भी अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बार फिर से इनका डिस्कस करेंगे और अंत में अपने डिस्कस करेंगे मृदा वायु के बाद मृदा तापमान। तो ये सारे के सारे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो अभी आप लोग लाइक में कंजूसी ना करें, फटाफट लाइक करें, शेयर करें, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हो। तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मृदा के भौतिक गुणों से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो कम से कम दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और उन दो क्वेश्चनों में तीन टॉपिक सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहते हैं, मृदा जल, दूसरा ये सॉइल टेक्सचर स्ट्रक्चर और तीसरा जो होता है मृदा घनत्व। इन तीनों में से ही क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। बहुत आसान से टॉपिक है और सॉइल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी मृदा के जो भौतिक गुण है वो पढ़ने में बड़ा मजा आता है क्योंकि सारे के सारे लॉजिकल है। आपको कुछ ज्यादा मतलब रटना वाला मामला कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने वाला यहाँ पे मामला होता है। सबसे पहले हम बात करें सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर यानी मृदा कणाकार, दूसरा अपना आज का टॉपिक क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना। दोनों में थोड़ा सा अंतर बता देता हूं, फटाफट आप लोग लाइव हो जाइए ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में डिटेल से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। तो देखिए सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा में सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर मृदा कणाकार। मृदा में तीन तरह के कण होते हैं, एक सबसे छोटा, फिर मध्यम आकार का और फिर बड़े आकार का। ये तीन कण है। छोटे आकार के कण को आपको पता है क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। उससे जो थोड़ा बड़ा है उसको अपने क्या बोलेंगे, सिल्ट बोलेंगे और जो सबसे बड़ा है उसको अपने क्या बोलेंगे, बालू। मृदा की रेंज में तो इन तीनों को ही रखा जाता है, बाकी इससे बड़ा जब कण हो जाता है तब हम उसको कंकड़ पत्थर बोल देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का किसी मिट्टी में क्या अनुपात है, इन तीनों का मिट्टी में क्या अनुपात है, इन तीनों का किसी मिट्टी में क्या अनुपात है, वो सॉइल टेक्सचर कहलाता है यानी मृदा कणाकार कहलाता है। सपोज करिए आपने क्या किया, 1 किलो मृदा ली, उसके अंदर 700 ग्राम आपको बालू मिला, 200 ग्राम आपको सिल्ट मिला और 100 ग्राम क्ले मिला। तो ये एक अनुपात हो गया ना, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, मृदा कणाकार या फिर सॉइल टेक्सचर कहते हैं। यही सॉइल टेक्सचर होता है, किसी मृदा में मिट्टी के कणों का यानी क्ले, सिल्ट, बालू का अनुपात मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर कहलाता है। अब एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, देखो नाम कैसा है, मृदा कणाकार, मृदा कणाकार, कणों का आकार कणाकार, ये मत समझ जाना आप।
सॉइल टेक्सचर, अंग्रेजी में तो सॉइल टेक्सचर है, हिंदी में क्या नाम है, मृदा कणाकार। तो स्टूडेंट जनरली ये समझता है कि मृदा के कणों के आकार को मृदा कणाकार, नहीं, मृदा कणाकार ज्ञात करने के लिए अपने मृदा के कणों का आकार तो पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्ले कौन सा है, सिल्ट कौन सा है, बालू कौन सा है, ये किस आधार पर डिसाइड होगा? ये इनके आकार पर डिसाइड होगा। लेकिन मृदा के कणों के आकार को कणाकार नहीं कहते हैं। किसी मृदा में क्ले, सिल्ट और बालू के अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। किसी मृदा में क्ले, सिल्ट और बालू के अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं, सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट है सॉइल स्ट्रक्चर, यानी मृदा संरचना। मिट्टी के जो भी कण हैं ये आपस में जुड़कर कैसा आकार और आकृति बनाते हैं? मिट्टी के कण आपस में जुड़कर कैसा आकार, कैसी आकृति बनाते हैं? मिट्टी के कण आपस में जुड़कर कैसा आकार, आकृति बनाते हैं, उसी को सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर एंड रेशियो ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। यही दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब अपने वन बाय वन बात करें। अगर आपके डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है। और कई बार तो सीधा सा क्वेश्चन कहां से आता है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट लाइक करिए और बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया है क्या। देखिए, सबसे पहले मृदा कणाकार, सॉइल टेक्सचर, अभी मैंने आपको बताया, बस उसको थोड़ा सा किताबी रूप से मैं आपको कन्वर्ट कर देता हूं। मृदा में बालू, सिल्ट और क्ले के कणों के अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन बाय वेट परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। अब देखो, यहां पे एक चीज और समझने की होती है। मिट्टी के जो तीन कण हैं, क्ले, सिल्ट और बालू, इन तीनों का जो अनुपात है, इन तीनों का जो अनुपात है वो भार के आधार पर भी हो सकता है और आयतन के आधार पर भी हो सकता है। सबसे बढ़िया मृदा कणाकार यानी सबसे सटीक मृदा कणाकार निकालते हो तो भार को कंसीडर्ड किया जाएगा। यानी भार के आधार पर आप मिट्टी के कणों का अनुपात निकालते हो तो अपने वो सबसे बढ़िया मृदा कणाकार या सबसे बढ़िया सॉइल टेक्सचर निकलेगा। लेकिन आप आयतन के आधार पर भी मृदा कणाकार निकाल सकते हैं। आयतन के आधार पर भी मृदा कणाकार निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया सटीक जो मृदा कणाकार निकलता है, सॉइल टेक्सचर निकलता है, वो किस आधार पर निकलता है? भार के आधार पर। आयतन का मतलब समझते हो ना, कोई चीज कितनी जगह घेरती है उसको अपने आयतन बोलते हैं, और वजन आप लोग समझते ही हैं। तो किसी मृदा में बालू, सिल्ट और क्ले के अनुपात को मृदा कणाकार, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। सबसे सटीक कब आएगा? जब आप भार के आधार पर निकालोगे। निकाल तो आप आयतन के आधार पर भी सकते हैं। मैंने कहा सबसे छोटा कण कौन सा है? क्ले। उससे बड़ा कण कौन सा है? सिल्ट। और उससे बड़ा कण है वो कौन सा है? सैंड। अगर इससे भी कोई बड़ा कण आता है फिर उसको मृदा की श्रेणी में नहीं रखेंगे, फिर हम उसको कंकड़ पत्थर की श्रेणी में रखेंगे। सुंदर मेवाड़, नमस्ते जी, नमस्ते, है ना, बहुत बार नमस्ते किया आपने, नमस्कार जी। अब देखिए, अगर हम मृदा कणाकार निकाल रहे हैं, सॉइल टेक्सचर निकाल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्ले कौन सा है, सिल्ट कौन सा है, बालू कौन सा है। मैंने आपको एक सिंपल सा बता दिया, सबसे छोटा क्ले है, सबसे बड़ा बालू है, बीच का है वो सिल्ट है। बट कितना छोटा, कितना बड़ा और कितने बीच के को अपने क्ले, बालू और सिल्ट बोले भी, ये तो ठीक है। मैंने कहा सबसे बारीक, सबसे माहीन है वो क्ले है, सबसे मोटा है वो बालू है, बीच का है वो कौन सा है? सिल्ट है। बट परिमाप तो पता होना चाहिए ना, इनका डाया तो अपने को पता होना चाहिए। तो अपने मृदा कणाकार, सॉइल टेक्सचर पढ़ने से पहले हमें मृदा के कणों का आकार पता होना बहुत जरूरी होता है। मृदा के कणों का आकार पता होना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी के कण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्ले, सिल्ट और बालू। कौन कौन से? क्ले, सिल्ट और बालू, 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 कणों को IEEE ने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने इन 3 कणों को 4 भागों में बांट दिया, आकार के आधार पर, परिमाप के आधार पर। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस IEEE ने मृदा के कणों को आकार के आधार पर, परिमाप के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। कण कितने? 3 भागों में। कितने में बांटा? 4 में। देखो, सबसे जो मेन वर्गीकरण है मृदा के कणों के आकार का, वो दिया है, वो किसने दिया है? IEEE ने। और हम हमेशा IEEE का ही वर्गीकरण याद रखते हैं, और IEEE के वर्गीकरण को ऑस्ट्रेलियन सिस्टम भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन सिस्टम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो देखो कण कौन कौन से है, एक तो कौन सा है, क्ले है, दूसरा कौन सा है, सिल्ट है, और तीसरा कौन सा है, बालू है। IEEE ने इन तीनों कणों को 4 भागों में बांट दिया, क्ले, सिल्ट, माहीन बालू और मोटी बालू। फाइन का मतलब माहीन, कोर का मतलब मोटी बालू। IEEE ने मिट्टी के कणों को आकार के परिमाप के आधार पर 4 भागों में बांटा। इसने कहा क्ले का कण सबसे छोटा होता है और क्ले वो होता है जिसका परिमाप 0.002 mm से छोटा होता है। क्ले का कण वो होता है जिसका परिमाप 0.002 mm से छोटा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्ले। दूसरा इससे बड़ा कण है वो है सिल्ट, और सिल्ट का परिमाप होता है 0.002 से 0.02 mm होते हैं। पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा, लिखवा लो, 101% क्वेश्चन आएगा यहां परिमाप से। अच्छे से इसको याद कर डालो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इन चारों वर्गीकरण में क्ले के कण का परिमाप याद रखना है। बाकी अगले तीनों श्रेणियों में 10 गुना साइज बढ़ाते जाइए, 10 गुना साइज बढ़ाते जाइए। आपसे पूछ ले सिल्ट जो है वो क्ले की तुलना से कितना मोटा होता है, सीधा सा बोलेंगे 10 गुना बड़ा होता है। क्या बोलेंगे, 10 गुना बड़ा होता है। रटने की जरूरत ही नहीं है, यहां 2 छोड़ के पॉइंट था, यहां पर 1 छोड़ के पॉइंट लग जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से याद रख सकते हैं। तो सिल्ट का परिमाप कितना है, 0.002 से 0.02 mm होता है। उसके बाद बालू के कण, बालू के कण को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक माहीन बालू, एक मोटी बालू। एक माहीन बालू और दूसरी मोटी बालू। माहीन जो बालू होता है उसका परिमाप 0.02 से लेकर 0.2 mm होता है। जस्ट सिल्ट से 10 गुना बड़ा, जस्ट सिल्ट से 10 गुना बड़ा होता है। फिर आप मोटी बालू कोर सैंड की बात करोगे, वो उससे भी बड़ा होता है, कितना, 10 गुना, 0.2 से 2 mm तक होता है। कण 3 भागों में कितने में बांटा, 4। किसने बांटा, IEEE ने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने, जिसको ऑस्ट्रेलियन सिस्टम कहते हैं। और इसी वर्गीकरण के आधार पर अपने से कणों का आकार पूछा जाता है। ये माइंड में तुम लोग बिठा लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। यहां पे क्ले की श्रेणी 1 है, सिल्ट की श्रेणी 1 है, लेकिन बालू की श्रेणी कितनी है, 2 है। बालू की श्रेणी देखो 2 है। एक तो कौन सी बालू है, महीन बालू है, और दूसरी मोटी बालू है। स्टूडेंट में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, बोलते हैं यूएसडीए का बताइए जी। यूएसडीए का भी बताएंगे, सिस्टम तो बहुत सारे हैं, सब तरह का बता देंगे, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उन पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां बालू की श्रेणी कितनी होगी, 2। अगर आपसे ये पूछ ले कि IEEE के अनुसार बालू का आकार कितना होता है, IEEE के अनुसार बालू का आकार कितना होता है, देखो बालू का आकार जो होता है वो 0.02 से 2 mm होता है। इस श्रेणी के बीच में हमने 2 श्रेणियां रख दी, देखो 0.02 से, ये देखो 0.02 से 2 mm तक होता है। ये दोनों ही कौन सी श्रेणी में आते हैं, बालू की श्रेणी में आते हैं। तो बालू का साइज आप ये बोलोगे 0.02 से 2 mm। लेकिन जब वो पूछे माहीन बालू तब ये ऊपर वाली 0.02 से 0.2 mm, और जब पूछ ले मोटी बालू तब आप बताओगे 0.2 से 2 mm का साइज होता है। तो फिर 2 mm से बड़ा क्या होता है जी, 2 mm से बड़ा सब कंकड़ पत्थर होता है, 2 mm से बड़ा सब कंकड़ पत्थर होता है। ये वर्गीकरण IEEE का है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ये लो जी, जो यूएसडीए की डिमांड कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मिट्टी के कणों को आकार के आधार पर 7 भागों में बांटा है। यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मिट्टी के कणों को आकार के आधार पर 7 भागों में बांटा है। सबसे पहले अपने क्ले, सबसे छोटा कण कौन सा होगा, क्ले। IEEE और यूएसडीए ने जो क्ले के कण का आकार है वो एक जैसा ही माना है, 0.002 से कम। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही साइज पूछे जाने के चांसेस है। ये मान लो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आया, समझो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलो। तो यूएसडीए के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार क्ले का आकार और IEEE के अनुसार क्ले का आकार सेम ही है, 0.002 mm से छोटा। उसके बाद अगला कण आता है सिल्ट। सिल्ट के अंदर क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया, किसकी तुलना से, IEEE की तुलना से।
इन्होंने कहा सिल्ट वो है जिस कण का आकार 0.002 से 0.05 होता है। इसके बाद सैंड जो है, बालू है, उसको IEEE ने तो 2 श्रेणी में रखा था, लेकिन यूएसडीए वालों ने इसको 5 श्रेणी में बांट दिया। यूएसडीए वालों ने इसको 5 श्रेणी के अंदर बांट दिया। सबसे पहले बहुत महीन बालू, वेरी फाइन सैंड, बहुत महीन बालू, महीन बोले तो छोटी बालू है ना, बहुत महीन बालू, इसका साइज 0.05 से 0.10। फिर फाइन सैंड यानी महीन बालू, इसका साइज इन्होंने बोला 0.10 से 0.25। उसके बाद मीडियम सैंड यानी मध्यम बालू, इसका साइज इन्होंने माना 0.25 से 0.50। कोर सैंड यानी मोटी बालू का इन्होंने साइज माना 0.50 से 10। वेरी कोर सैंड यानी बहुत मोटी बालू है ना, जो सबसे मोटी है, 1 से 2 mm की इन्होंने मानी। तो IEEE ने तो 4 श्रेणियां दी थी और इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, मिट्टी के कणों को 7 भागों में बांट दिया। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा फिरा के आए, गलत नहीं होना चाहिए। आपसे बोल दे कि IEEE ने मिट्टी के कणों को कितने भागों में बांटा, 4। बालू को कितने भागों में बांटा, 2। यूएसडीए ने मिट्टी के कणों को आकार और परिमाप के आधार पर कितने भागों में बांटा, जी 7। बालू को कितने भागों में बांटा, जी 5 भागों में बांटा। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज आप यहां पे गौर करिए, बताइए आपके लिए याद रखना IEEE आसान है या फिर यूएसडीए आसान है? स्वाभाविक सी बात है, IEEE 4 भागों में बांट रहा है और यूएसडीए है वो 7 भागों में बांट रहा है। IEEE वाला ही अपने को आसान लगेगा। कौन सा आसान लगेगा अपने को? IEEE वाला आसान लगेगा। और ये मैं पक्का कहता हूं, यूएसडीए से यहां से कोई परिमाप आपसे नहीं पूछा जाएगा, IEEE से ही परिमाप पूछा जाएगा और IEEE वाला ही परिमाप आपको याद रखना है। IEEE का ही परिमाप आपको याद रखना है, दूसरा परिमाप आपको याद रखने की जरूरत नहीं। बस इतना जरूर याद रखना है आपको, यूएसडीए ने मिट्टी के कणों को परिमाप के आधार पर कितने भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा, ये याद रखना है। ठीक है, IEEE में यह भी याद रखना है कि 4 भागों में बांटा और उनका परिमाप क्या है वो भी याद रखना है। और मैंने कहा आपको जरूरत ही नहीं है और किसी याद रखने की, सिर्फ क्ले का परिमाप याद रखिए, बाकी 10 गुना 10 गुना 10 गुना साइज बढ़ाते रहिए। और हमारे सबसे ज्यादा जो प्रचलित वर्गीकरण है वो IEEE का ही वर्गीकरण सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। अगर समझ में आया है तो बताइए, फटाफट बताइए भी आपको समझ आया या नहीं आया। समझ में आया तो लाइक में कंजूसी मत करिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए भी स्क्रीनशॉट, पीडीएफ भी डाल देंगे ना, भूल जाते हैं पीडीएफ डालना है ना, तो पीडीएफ भी डाल देंगे। थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड क्लास में यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडियो चेंज किया था तो एडजस्ट करने में ही थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते थे। अब सब कुछ ठीक है, फ्लो में चल रहा है, आप लोगों का बढ़िया साथ रहा तो अपने पूरे का पूरा एग्रीकल्चर इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों का लाइक और शेयर बहुत कमजोर है, जो हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जाता है। देखो, हमेशा कोई आदमी काम करता है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से नेम और फेम 2 मुख्य कारण रहते हैं। नेम एंड फेम नेम फेम और पैसा 2 मुख्य कारण रहते हैं। नेम फेम एक और दूसरा पैसा मुख्य कारण रहता है। तो YouTube पे पता है सबसे मुख्य कारण होता है फेम। और जब आप लोगों को ज्यादा लाइक मिलते हैं, ज्यादा सब्सक्राइब मिलते हैं, ज्यादा शेयर होते हैं, तो जो भी टीचर है, कोई सा भी क्रिएटर है, उसको लगता है कि उसको फेम मिलता है, तो उसका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले मुझे ये कमेंट्स पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं थी, मैं पढ़ता भी नहीं था, लाइक शेयर भी नहीं बोलता था। अब लाइव आया हूं तो जर्नी सी बात है कि आप लोग कम दिखते हैं तो बोलना पड़ता है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो हम यहाँ पे मिट्टी के कणों को कितने भागों में बांट चुके हैं? IEEE के आधार पर 4 भागों में और यूएसडीए के अनुसार 7 भागों के अंदर बांट चुके हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा था, मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर का मतलब किसी मिट्टी में क्ले, सिल्ट और बालू का अनुपात, क्ले, सिल्ट और सैंड का जो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर। तो हमें इस बात के लिए क्ले, सिल्ट और बालू का आकार तो पता होना चाहिए था, वो हमें पता लग गया। आकार तो हमें पता होना चाहिए था, हमें पता लग गया। अब हम मृदा कणाकार क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब भाई अपने मृदा कणाकार क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखो कैसे मृदा कणाकार निकाल सकते हैं अगर आपको आकार पता है। तो आप सपोज करिए, एक जनरल आइडिया मैं बता रहा हूं आपको। आपने क्या किया, एक छलनी ली और उसका परिमाप है 2 mm। कितना परिमाप है उसका? 2 mm।
अगर इस छलनी से किसी मिट्टी को छान दोगे तो इसके नीचे सारी की सारी मर्दा होगी और जो कंकड़ पत्थर होंगे वो सारे के सारे इस छलनी के अंदर रह जाएंगे। तो हमारे पास प्योर मर्दा आ गई। अब अपने क्या करेंगे, अगला काम, अगर हम अगली छलनी है वो 0.02 mm की ले लेंगे, 0.02 mm की छलनी ले लेंगे और इस मिट्टी को इससे छानेंगे तो अब क्या होगा, जो नीचे भाग निकलेगा वो 0.02 mm से छोटा होगा, 0.02 mm से, और छलनी के अंदर होगा वो क्या होगा 0.02 mm से बड़ा होगा लेकिन 2 mm से छोटा, क्योंकि इसको पहले भी अपने छान चुके हैं। तो इसमें क्या आ जाएगी छलनी में बालू, और जो नीचे मिट्टी निकली है वो कौन सी है, क्ले प्लस सिल्ट। अगला काम अपने क्या करेंगे, अगली छलनी लगाएंगे और अगली छलनी के अंदर अपने जो साइज रखेंगे छलनी का वो 0.002 mm का रख देंगे। तो अब क्या होगा, जो नीचे भाग जाएगा वो कौन सा जाएगा, क्ले का जाएगा, और इस छलनी में जो रह जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा। तो देखो हमने बालू सिल्ट अलग कर दी और जो नीचे भाग निकला है वो कौन सा है, क्ले है। बताओ क्यों नहीं अपने मर्दा कणाकार ज्ञात कर सकते। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है मर्दा कणाकार ज्ञात करने का, लेकिन मर्दा कणाकार तभी आपको ज्ञात होता है जब आपको मिट्टी के कण का आकार पता होता है। सॉइल टेक्सचर आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको सॉइल पार्टिकल साइज पता होता है, जब आपको सॉइल पार्टिकल साइज पता होता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि मर्दा कणाकार सॉइल टेक्सचर निकालने के लिए मर्दा के कणों का आकार क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर बोला क्ले, सिल्ट और बालू के अनुपात को ही अपने क्या कहा जाता है, मर्दा कणाकार सॉइल टेक्सचर। तो इसके लिए आपको इन तीनों कणों का परिमाप पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि मेनली तो अपने क्या करते हैं, भार के अनुसार सॉइल टेक्सचर निकाले वो ज्यादा सटीक होता है, भार के अनुसार निकालोगे तो ज्यादा सटीक होता है। लेकिन आप लोग आयतन से भी निकाल सकते हैं, आयतन से निकालना बहुत आसान होता है। एक वैज्ञानिक थे मेसोन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा जार काम में लिया। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सिंपल सा जार है वो काम में लिया। उस जार, जैसे ये कांच का जार है ना, एक कांच की बोतल, मोटे मुंह की जो बोतल होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, जार बोल देते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, मिट्टी डाली और उसको पानी में घोल दिया, मिट्टी डाल के पानी डाल के इसको सेक कर दिया, अच्छी तरह से हिला दिया। ये इस तरह का जार था। अब क्या होगा, जनरली इसको रख दिया, पानी डाल, इसमें कुछ मिट्टी डाली, पानी डाला, इसको सेक करके रख दिया, काफी टाइम तक रखा। अब क्या हुआ, सबसे पहले जो मिट्टी नीचे बैठेगी मोटी होगी वो बैठेगी, मोटी मिट्टी कौन सी होती है, बालू। अब इसमें सबसे पहले नीचे बालू बैठ गई। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी बैठेगी, जिसका साइज दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिट्टी जो नीचे बैठी वो कौन सी, सिल्ट बैठ गई। फिर क्या हुआ, पड़ा है। अब लास्ट में कौन सी मिट्टी नीचे बैठेगी, जो सबसे छोटी होती है, जो सबसे छोटी मिट्टी होती है यानी क्ले। तो उस जार के अंदर, जो हमने कांच का जार लिया है उसके अंदर मिट्टी डाल के उसमें पानी भरा और उसको हिला के रख दिया। तो इसमें धीरे धीरे क्या है, मिट्टी नीचे सेटल होती रही, नीचे बैठती रही। नीचे सबसे पहले कौन सी बैठी, बालू बैठी, उसके बाद कौन सी बैठी, सिल्ट बैठी, और सबसे बाद में कौन सी बैठी, क्ले बैठी। उसके बाद क्या है, देखो ये जो पानी है ऊपर, पानी जो भरा हुआ है, इस पानी में कुछ मिट्टी के जो कण हैं वो इधर उधर घूमते रहे, कुछ जो मिट्टी के कण है वो इधर उधर घूमते रहे, और वो कण कौन से हैं, जो बिल्कुल बारीक है वो कण इधर उधर घूमेंगे, और जो बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, उनको हम कोलाइड्स कहते हैं। जो बहुत छोटे कण होते हैं उनको अपने क्या बोलेंगे, कोलाइड्स कण बोलेंगे। और कोलाइड कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है, देखिए कोलाइड कणों का आकार 0.001 mm से भी छोटा होता है, जिनके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट होते हैं, जिनमें चार्ज बहुत होता है, जो पानी में लंबे समय तक बने रहते हैं, नीचे जल्दी से नहीं बैठते हैं, निलंबन के रूप में, सस्पेंशन के रूप में बने रहते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं, इस वजह से इधर उधर बहुत ज्यादा फुदकते हैं, ये नहीं बैठने वाले। लेकिन हमें तो किससे मतलब था, बालू से, सिल्ट से और क्ले से, वो मतलब हमने निकाल लिया। और इस आधार पर अपने क्या करेंगे, एक मेजरमेंट यहां लगाएंगे। इस मेजरमेंट में टोटल लंबाई माप लेंगे, टोटल लंबाई कितनी है, और उस लंबाई में से देख लेंगे बालू की कितनी है, सिल्ट की कितनी है और क्ले की कितनी है, और अनुपात डिसाइड कर देंगे और मर्दा कणाकार निकाल देंगे। ये तो बहुत ही आसान तरीका है, आप भी अपने खेत में, अपने खेत की मर्दा कणाकार निकाल सकते हैं।
लेकिन ये उतना सटीक नहीं होता है जितना भार के आधार पर होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो कोलाइड्स है वो बच जाते हैं, और आपको पता हो कोलाइड किसके भाग होते हैं? क्ले के भाग होते हैं। इसलिए हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? क्ले कोलाइड। हालांकि कार्बनिक कोलाइड्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक कोलाइड्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसके कोलाइड्स होते हैं? क्ले के कोलाइड्स होते हैं। इसलिए इतना सटीक मामला आयतन से नहीं आता जितना सटीक मामला आपका बाहर से आ जाता है। लेकिन आपको अपने खेत में निकालना है, तब क्या करेंगे आप? तो अब आप ये थोड़ी है कि आप अलग अलग छलनियां लाएंगे, बहुत मेहनत हो जाएगी, और भार लाएंगे, वेग करने वाला लाएंगे, तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप आयतन से निकाल दें, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो मेसोन जार ने सिर्फ क्या है, ये काम है, ये फील्ड लेवल पे आसान कर दिया। और ये बोतल कुछ स्पेशल नहीं है, इस बोतल में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इस जार के अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ एक जार है और इसके पास यहां ऊंचाई के मेजरमेंट लगे होते हैं, और इस आधार पर अपने मर्दा कणाकार निकाल देते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, कोलाइड्स जो होते हैं वो क्ले के पार्टिकल होते हैं, क्ले के ही भाग होते हैं। हमने क्ले का साइज क्या लिखा? क्ले का साइज लिखा कि जिसका साइज 0.002 mm से छोटा है वो क्ले है। तो इसी के अंदर कोलाइड्स आते हैं, लेकिन कुछ कोलाइड्स होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ के भी होते हैं। तो कोलाइड्स दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक कोलाइड्स, दूसरे क्ले के कोलाइड्स। क्ले के कोलाइड्स को अकार्बनिक कोलाइड्स भी बोल देते हैं, क्ले कोलाइड्स को अकार्बनिक कोलाइड्स भी बोल दिया जाता है। और जो जीवों का अवशेष है वो कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ के बिल्कुल छोटे छोटे कण हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? कार्बनिक कोलाइड्स बोल देते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आप मर्दा कणाकार कैसे निकाल सकते हैं, भार के आधार पर, दूसरा आयतन के आधार पर। आयतन के आधार पर निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है? मेसोन जार काम में लिया जाता है। और मेसोन जार की खोज किसने की थी? मेसोन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मेसोन जार बोल दिया। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने कहा कि 2 mm तक का जो आकार है वो कौन सा है? मर्दा है, और 2 mm से बड़ा है वो कंकड़ पत्थर है। 2 mm से छोटे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मिट्टी है, और 2 mm से जो बड़ा है वो क्या है? कंकड़ पत्थर है। ये इस तरह के कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर का भी अपना अपना साइज है, इसको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। समझ में कहानी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो छोड़ देना, क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं जो कंकड़ पत्थर के आकार है। बट ज्ञान रखना बहुत अच्छी बात होती है, अगर आपको याद होता है तो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अपने देखो, जो 2 mm से बड़े आकार के कण है यानी जो कंकड़ पत्थर है उनका वर्गीकरण। बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेवल। ग्रेवल का साइज होता है 2 से 4 mm, ग्रेवल का साइज 2 से 4 mm। नेक्स्ट होते हैं पब्बल। पब्बल का साइज होता है वो 4 से 64 mm। पब्बल्स 4 से 64 mm है ना, 4 से 64 mm वाले पब्बल्स होते हैं। वो जैसे गर्ल्स जो खेलते हैं उछाल उछाल के ना, कुछ देशी भाषा में गिट्टा वगैरह बोलते हैं, उस साइज के समझ लो वो किसमें आते हैं? पब्बल्स आते हैं। पब्बल्स का साइज होता है वो 64 से 256 mm होते हैं, 64 से 256 mm। थोड़े बड़े साइज के ढेले होते हैं ना, जो लाठी बाटा जंग में काम आते हैं, जो लाठी बाटा जंग में काम आते हैं वो कौन से हैं? पब्बल्स। 64 से लेकर 256 mm साइज के होते हैं। बल्डर्स जो बड़े आकार के होते हैं ना, नाम ही देखो क्या है, बल्डर्स, जिनका आकार 256 mm से ज्यादा होता है, जिनका आकार 256 mm से ज्यादा होता है उसको बल्डर। तो कंकड़ पत्थर को भी हमने यहाँ 4 भागों में बांट दिया, ग्रेवल, पब्बल, कोबल और बल्डर। सबसे छोटा कंकड़ पत्थर ग्रेवल और सबसे बड़ा कौन सा होता है? बल्डर होता है। ये इनके साइज होते हैं, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें मृदा कणाकार पे वापस चलें। हमें मिट्टी के कणों का आकार पता लग गया, इस आधार पर हम किसी भी मिट्टी से क्ले, बालू, सिल्ट को अलग करके उसका अनुपात पता लगा सकते हैं, और इसी को हम मृदा कणाकार या फिर अपने सॉइल टेक्सचर कहते हैं। इस मृदा कणाकार को समझाने के लिए यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ऐसा ट्राइएंगल, त्रिभुज दिया था जिसको हम सॉइल टेक्सचर ट्राइएंगल के नाम से जानते हैं। सॉइल टेक्सचर ट्राइएंगल के नाम से जानते हैं, मृदा कणाकार त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, और ये मृदा कणाकार त्रिभुज आपके सामने है। ठीक है, इसको हम टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं, ये टेबल फॉर्म आ गई। यानी जो मृदा कणाकार है यानी जो सॉइल टेक्सचर है उसको हम कितनी क्लास के अंदर बांटते हैं? सॉइल टेक्सचर की क्लास बोली जाती है, हम 12 क्लास में बांटते हैं। यूएसडीए ने इसको समझाने के लिए एक त्रिभुज दिया था जिसको हम सॉइल टेक्सचर ट्राइएंगल या फिर मृदा कणाकार त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर सॉइल टेक्सचर क्लास जो है, मृदा कणाकार कक्षाएं हैं वो कितनी है? 12। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपको कहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होते हैं
देखो पीछे एग्रीकल्चर टेक्निक का जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया था, यूएसडीए ने मृदा के कणों को आकार के आधार पर यानी परिमाप के आधार पर कितने भागों में बांटा है। हमने पीछे बढ़ा था कि जो परिमाप के आधार पर कणों को जो बांटा है वो कितने भागों में बांटा यूएसडीए ने 7। लेकिन ये पूछ ले कि यूएसडीए ने मृदा कणाकार को कितनी कक्षाओं में या कितने भागों में, मृदा कणाकार मृदा के कणों के परिमाप के आधार पे नहीं, मृदा कणाकार को, मैंने कहा था कणाकार और कणों के आकार में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप हिंदी भी पढ़ते हैं और हिंदी में आप संधि विच्छेद या जो भी करते हैं उसके आधार पर अपना अनुमान या तुक्का लगा देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। कणों के आकार के आधार पर यूएसडीए ने मिट्टी के कणों को 7 भागों में बांटा है। लेकिन जब बात आ जाए कणाकार की, सोइल टेक्सचर की, दुनिया की कोई भी सोसाइटी है, कोई भी संस्था है या कोई सा भी इंस्टीट्यूट है, उसने मृदा कणाकार की 12 कक्षाएं दी है, 12 क्लास ही दी है, 12 क्लास ही दी है। ये अच्छे से याद रखना। तो इस क्वेश्चन पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। अब देखो टेक्सचर क्लास कौन कौन सी है, बालू मृदा, दोमट मृदा, दोमट बालू मृदा, बलवी दोमट मृदा, दोमट मृदा, सिल्ट दोमट मृदा, सिल्ट मृदा, बालू क्ले दोमट, क्ले दोमट, सिल्ट क्ले दोमट, बालू क्ले, सिल्ट क्ले और क्ले। इनमें देखो दिया हुआ है बालू का अनुपात कितना है, सिल्ट का अनुपात कितना है और क्ले का अनुपात कितना है। बालू का अनुपात कितना है, सिल्ट का अनुपात कितना है और क्ले का अनुपात कितना है। जब इस तरह का डेटा देखता है स्टूडेंट तो पहले ही छोड़ने की तैयारी कर देता है। इस तरह का अगर डेटा देखता है पहले से ही छोड़ने की तैयारी कर देता है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर एग्रीकल्चर का डेटा दीजिए। बिल्कुल मिलेगा बेटा, डेटा तैयार करने में टाइम बहुत लगता है। 250 पेज की पीडीएफ को अपने 2-3 पेजों में कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ डेटा मैंने तैयार कर दिया, बाकी बचा हुआ है। कल संडे के दिन मैं आपको कंप्लीट डेटा प्रोवाइड लगभग करवा दूंगा। मैं लगभग कंप्लीट डेटा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डेटा मैंने कहा था मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा। आज सुबह सुबह किसी मेरे स्टूडेंट का कमेंट आया कि आपने डेटा नहीं दिया, जब प्रोवाइड ही नहीं करवाना तो बोलते क्यों हो जी। पेशेंस रखा करो, और जब पेशेंस नहीं है तो मेरी क्लास लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे पास इतने लोगों का मतलब मेरे पास इतने काम होते हैं कि मुझे टाइम लग जाता है, मुझे वक्त लग जाता है, और आप लोगों का सहयोग उसमें जरूरी होता है। लेकिन गलत कमेंट कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं। जब आपको डेटा ही नहीं देना है तो गोलियां क्यों दे रहे हो ना। तो डेटा बनाने में टाइम लगता है बेटा। डेटा आसानी से बनता हो तो आप भी तो बना सकते हैं, कोई दूसरा भी तो बना सकता है। मैं सबसे पहले डेटा देने की कोशिश करता हूं हमेशा, और आपको पता है डेटा अभी तैयार हो रहा है। अभी किसी ने भी नए ईयर के डेटा लॉन्च नहीं किए हैं। मुझे भी पता है अगर मैं आप लोगों के साथ डेटा शेयर करूंगा आपको बहुत फायदा होगा और आपके एग्जाम में सफलता में सहायक बनेगा। मुझे और क्या चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए ना। तो डेटा आपको जरूर करवाया जाएगा ना, तो आप निश्चित रहिए मेरी तरफ से आपको जरूर डेटा मिलेगा। लेकिन आप में पेशेंस नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं और जुड़ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए विशेष रूप से, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत करिए। और आप मेहनत क्या करिए, बस पढ़िए और अपना सिलेक्शन करवाए, इतनी मेहनत काफी है। और आप हमें जो देंगे वो आपका सिलेक्शन देंगे, और आपके सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे मेन रेवेन्यू है। तो हम बात कर रहे थे मृदा कणाकार की कितनी क्लासें हैं। मृदा कणाकार की 12 क्लासें हैं। मृदा कणाकार की 12 क्लासें हैं। अब 12 का डेटा कैसे याद होगा, मत करिए 12 का डेटा। जो मैं बोल रहा हूं वो मेन आप याद करिए। एक तो किसका, दोमट बालू का, सॉरी दोमट बालू नहीं याद करना, कोई नहीं पूछेगा। एक तो आपको बलवी दोमट का याद रखना है। मैं यहाँ पे रेड गोले बना देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो आपको बलवी दोमट मृदा का डेटा याद रखना है। क्यों याद रखना है बलवी दोमट मृदा का, ये भी बताऊंगा। बलवी दोमट में बालू 43 से 80 होता है, सिल्ट 0 से 50 होता है, क्ले 0 से 20 होता है। बलवी दोमट में बालू 43 से 80 होता है, सिल्ट 0 से 50 होता है, क्ले 0 से 20 होता है। बलवी दोमट का डेटा क्यों याद रखना है ये आपको मैं अभी बताता हूं। दूसरा आपको डेटा याद रखना है दोमट का, यानी लोमी सॉइल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी टेबल में से, ये तो सबसे ज्यादा याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। दोमट में बालू कितना होता है, 23 से 52%। सिल्ट कितना होता है, 28 से 50%। और क्ले होता है वो 7 से 27% होता है। जो क्ले होता है वो 7 से
प्रतिशत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है सिल्ट दोमट, यानी तीसरे नंबर की क्लास, चौथे नंबर की क्लास और पांचवें नंबर की क्लास, तीनों याद होनी चाहिए। सिल्ट दोमट है, इसमें बालू 0 से 50, सिल्ट है वो 50 से 88 और क्ले है वो 0 से 27। बलवी दोमट मतलब बालू ज्यादा, सिल्ट दोमट मतलब सिल्ट ज्यादा। एक और क्लास आपको याद रखनी है, वो ये वाली क्ले दोमट वाली याद रखनी है, इसमें क्ले ज्यादा है। ठीक है, देखो 20 से 45 बालू, 15 से 53 सिल्ट और 27 से 40% क्या होता है, क्ले। ये चारों क्लास क्यों याद रखनी है, अभी अपने बात करते हैं। देखो 12वीं क्लास है उसमें क्ले ज्यादा है, पहली क्लास है उसमें बालू ज्यादा है और छठी क्लास है उसमें क्या होगा, सिल्ट ज्यादा होगा। पहली, छठी, 12वीं ये थोड़ी सी किसी पर्टिकुलर कण की शुद्धता को दर्शाते हैं, ये पर्टिकुलर किसी कण की शुद्धता को दर्शाते हैं। बालू मृदा में बालू ज्यादा, क्ले में क्ले ज्यादा और सिल्ट के अंदर सिल्ट ज्यादा। ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं, नाम से ही पता लग रहा है। अब देखो ये तीनों क्लास और ये चौथी क्लास आपको ज्यादा क्यों याद रखनी है, खेती की दृष्टि से सबसे अच्छे से सुनो, ये क्वेश्चन काम का आपके, खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम कणाकार, मृदा कणाकार, बेस्ट सॉइल टेक्सचर फॉर कल्टीवेशन प्रैक्टिस इज दोमट। आपको अच्छे से याद है, 11वीं 12वीं बीएससी है ना, सब करके निकले हो आप। किसी भी फसल का कल्टीवेशन पूछा गया है तो उसके अंदर अलग अलग पॉइंट होते हैं, सामान्य परिचय, जलवायु, मृदा, और मृदा में याद नहीं होती तो सीधा सा ठोकते हैं, इसकी खेती के लिए दोमट मृदा बढ़िया है जी, 6.5 से 7.5 पीएच मान उपयुक्त होता है। क्यों ऐसा लिखते थे या नहीं लिखते थे, मैं तो लिखता था, सीधी सी बात है। मिट्टी याद हो या न हो, लेकिन पता है कि दोमट सर्वश्रेष्ठ है तो अपने इसमें दोमट ही ठोक देते हैं। कोई एग्जामिनर जाहिर सी बात है दोमट को डिनाई नहीं करता, सिर्फ चावल की फसल को छोड़ के, किसकी फसल को छोड़ के, चावल की फसल, धान की फसल को छोड़ के। तो ये सिंपल सा तरीका है। दोमट आपको याद रखना है, कृषि की दृष्टि से सबसे उत्तम मृदा कौन सी होती है, दोमट होती है। लेकिन नर्सरी जो होती है, नर्सरी में क्या प्रॉब्लम होती है, जो पौधे होते हैं उनके पास पानी लग जाता है तने के पास, तो वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। डैम्पिंग ऑफ बोले तो आदर गलन बोलते हैं, नर्सरी का रोग भी कहते हैं। सोलेनेसी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, सब्जियों में सोलेनेसी को नुकसान पहुंचाता है, और एग्रोनॉमी फील्ड क्रॉप में तंबाकू और दाल वाली फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और फल वाली फसलों में पपीता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, औषधीय फसलों में बेलेडोना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है डैम्पिंग ऑफ। तो देखो नर्सरी के अंदर डैम्पिंग ऑफ, आदर गलन की समस्या है। इतनी समस्या है कि इस रोग को ही नर्सरी रोग नाम दे दिया, इस रोग को ही नर्सरी रोग नाम दे दिया। इसलिए नर्सरी में तो ये चाहिए कि जल निकास है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, नर्सरी में तो ये चाहिए कि जल निकास है वो बढ़िया होना चाहिए। तो दोमट की तुलना से बलवी दोमट है, इसमें बालू के कण ज्यादा होते हैं, तो बालू थोड़ी मोटी होती है, कण रंध्र बड़े हो जाएंगे, जल निकास ज्यादा अच्छा होगा। तो नर्सरी के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, बलवी दोमट। कौन सी उपयुक्त है, बलवी दोमट। बाकी सभी खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है, दोमट मृदा। और खेती की दृष्टि से तीसरी श्रेणी की मिट्टी कौन सी है, सिल्ट दोमट। और क्ले दोमट जो है वो धान की खेती के लिए बढ़िया है और गन्ने की खेती के लिए भी बढ़िया होती है, क्ले जो दोमट होती है। लेकिन गन्ने की जो खेती है इससे ऊपर की श्रेणियों में भी बढ़िया होती है, लेकिन धान के अंदर पानी रुकने की आवश्यकता होती है, इसलिए धान की खेती के लिए क्ले दोमट या नीचे वाली जो श्रेणियां हैं वो भी चलेगी, अपने को पानी रोकना होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताओ। एग्जामिनर इंपॉर्टेंट हिसाब से नहीं देता है, एग्जामिनर अपने मन के हिसाब से देता है, उसको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो देता है। मेरे इंपॉर्टेंट लगाने से कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पे कौन सा आपको पूरा सॉइल टेक्सचर पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट कहानी है वही बता रहा हूँ। नहीं तो सॉइल टेक्सचर तो बहुत लंबा होता है, 4 घंटे पढ़ा दूंगा मैं आपको ना। तो इंपॉर्टेंट ही पार्ट है, ये 4 ही तो स्लाइड है और क्या है, और 4 स्लाइड आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपने बात करें मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। मिट्टी के कण आपस में जुड़कर किस तरह का आकार, आकृति, साइज, शेप बनाते हैं, उसी को मृदा कणाकार। मिट्टी के कण जुड़कर आपस में किस तरह के ढेले बनाते हैं, उसी को अपने क्या बोलते हैं, मृदा संरचना। मृदा संरचना 2 चरणों में बनती है। मिट्टी के छोटे छोटे कण जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते क्यों है, कुछ मिट्टी में ऐसे पदार्थ होते हैं जो चिपकाने का काम करते हैं, जिनको सीमेंटिंग एजेंट बोलते हैं। चिपकाने का काम करते हैं उनको सीमेंटिंग एजेंट बोलते हैं। सीमेंट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है, चिपकाना होता है। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में चिपक कर छोटी संरचना बनाते हैं, और मिट्टी की छोटी संरचना को पेड़ कहते हैं।
मिट्टी की सबसे छोटी संरचना को पेड़ कहेंगे और कई पेड़ आपस में जुड़कर बड़ी संरचना बनाएंगे जिसको आप मृदा संरचना कह देते हैं। तो मिट्टी के कण आपस में जुड़कर किस तरह की संरचना बनाते हैं, किस तरह का आकार बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, गोल, वर्ताकार, आयताकार, है ना, वर्गाकार, किस तरह की आकृति बनाते हैं, उसी को मृदा संरचना कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको सॉइल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो मृदा संरचना है ये बनती कैसे है, मिट्टी के कण आपस में चिपकने की वजह से। मिट्टी के कण चिपकने, मिट्टी के कण चिपकने से, मिट्टी के कण चिपकने से मृदा संरचना बनती है। इनको चिपकाने के लिए जो एजेंट काम में लिया जाता है, इनको चिपकाने के लिए जो एजेंट काम में लिया जाता है, काम में नहीं लिया जाता, जो अपने आप ही काम आता है ना, काम में अपने आर्टिफिशियल नहीं होता, प्रकृति की होता है। तो इन मिट्टी के कणों को जो आपस में चिपकाता है उसको सीमेटिंग एजेंट कहते हैं, यानी चिपकाने वाले पदार्थ कहते हैं। तो मृदा संरचना जो बनती है उसमें जो सीमेटिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं क्ले। पहला कौन सा होता है, क्ले, उसके अलावा एल्युमिनियम आयरन, उसके अलावा कार्बनिक पदार्थ और तीसरा जल। देखो क्ले, एल्युमिनियम और आयरन और कई बार मैग्नीशियम भी होता है, उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर भी है और उसके अलावा जल भी है। तो मिट्टी की संरचना बनाने में, सॉइल स्ट्रक्चर बनाने के अंदर जो सीमेटिंग एजेंट होते हैं वो क्ले, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बनिक पदार्थ और जल होते हैं। कैसे होते हैं देखो, बालू मिट्टी, टिल्लों की जो मिट्टी होती है वो बालू मिट्टी होती है। बालू मिट्टी यानी सबसे बड़े कण वाली मिट्टी कभी आपस में चिपकती है क्या? जब मिट्टी सूखी होती है तो उसके कण बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, उसके कण बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, वो कभी भी आपस में चिपकती नहीं है। तो जो बालू की मिट्टी होती है उसमें चिपकने का गुण नहीं होता है, सिल्ट होता है उसमें कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चिपकती है वो क्ले मिट्टी चिपकती है। देखो आजकल पक्के घर बनने लगे और ईंटों को चिपकाने के लिए सीमेंट काम में लेने लगे। पहले कच्चे घर बनते थे और कच्ची ईंटों को चिपकाने के लिए चिकनी मिट्टी का मड तैयार किया जाता था, जिसको गारा बोलते हैं, वो तैयार किया जाता था और उससे चिपकाया जाता था। मड तैयार किया जाता था, उससे चिपकाया जाता था। क्यों? क्योंकि क्ले में चिपकने की क्षमता बहुत होती है। क्ले मिट्टी के मैदान आपने देखे होंगे, कभी भी एक एक कण अलग अलग नहीं होता है, अगर खोदोगे तो उसमें ढेले निकलते हैं। क्ले में सबसे ज्यादा चिपकने की क्षमता होती है, क्ले में सबसे ज्यादा ससंजन आसंजन बल होता है, क्ले में सबसे ज्यादा एडिसिव कोहेसिव फोर्स होता है। ससंजन दो समान अणुओं में आपस में आकर्षित या चिपकने की जो क्षमता होती है उसको ससंजन यानी क्ले से क्ले चिपकना। आसंजन दो असमान अणुओं का अपनी ओर आकर्षित होना, दो असमान अणुओं का आकर्षित होना और चिपक जाना आसंजन बल कहलाता है। मिट्टी के कणों में सबसे ज्यादा आसंजन बल भी किसमें होता है? क्ले के अंदर ही होता है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज के दिन, मिट्टी की किसी भी प्रॉपर्टी में लगा देना, आंसर आपका सही जाएगा, लेकिन बाद में तो सबसे ज्यादा चिपकने की क्षमता क्ले की। मिट्टी का जो कण बना होता है उसके अंदर परतें होती है, किसकी परतें होती है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम या सिलिका प्लस मैग्नीशियम, कभी कभी सिलिका प्लस आयरन की होती है। तो ये चिपकाने का काम करते हैं कौन? एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सीमेटिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें भी ससंजन आसंजन बल अच्छा होता है, चिपकने की क्षमता होती है, वो भी मिट्टी की संरचना बनाने में सहायक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बलवी मिट्टी के लिए, जी बलवी मिट्टी जो होती है वो कम उर्वर होती है, इसकी संरचना खराब होती है, तो संरचना सुधारने के लिए क्या करें? बोले हर तीसरे साल इसमें 8 से 10 टन कार्बनिक खाद डालनी चाहिए, जिससे मिट्टी में सुधार हो जाता है। सूखे एरिया में बालू मिट्टी पाई जाती है और वो उसकी जो मृदा संरचना होती है वो खराब होती है क्योंकि वो चिपकती नहीं है। तो उसकी मृदा संरचना सुधारने के लिए हर तीसरे साल 8 से 10 टन कार्बनिक खाद मिलाई जाती है। ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती आपने पढ़ी होगी, तो ड्राई फार्मिंग के अंदर या शुष्क खेती के अंदर यही तो बात पढ़ते हैं कि इस मृदा को सुधारने के लिए, इसकी संरचना सुधारने के लिए, जल धारण क्षमता सुधारने के लिए आप हर तीसरे साल 8 से 10 टन कार्बनिक खाद मिलाते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट अपने बात करें पानी। देखो जो अपने घर का कोर्ट यार्ड होता है, कोर्ट यार्ड बोले तो आंगन जो होता है, आंगन के बाहर भी क्या है, कुछ खुला एरिया होता है जिसको कोर्ट यार्ड या बाखड़ बोल देते हैं कुछ एरिया के अंदर। उसके अंदर क्या करते हैं, ऊपरी परत है वो लोग बालू की रखते हैं, समझदार लोग तो बालू की रखते हैं। कारण क्या होता है? बालू मिट्टी में फिसलन नहीं होती, बालू मिट्टी से कपड़े
गंदे नहीं होते हैं। बारिश होने पर कोई बच्चे या बुजुर्ग लोग हैं उनके गिरने के चांसेस नहीं बनते हैं, तो बालू मिट्टी की परत रखी जाती है। तो बारिश होने के बाद उस बालू मिट्टी में घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, इस दौर से आप भी निकले हुए हैं, छोटे बच्चे होते हैं उस बालू मिट्टी के अंदर खेलते हैं, उसके लड्डू बनाते हैं, उससे घर बनाते हैं, अलग अलग शेप देते हैं। वो सिर्फ बारिश के बाद ही देते हैं, बारिश से पहले नहीं देते। बारिश से पहले बालू चिपकेगी नहीं, कैसे दे दोगे भी, बालू चिपकती नहीं है। तो बारिश के बाद ऐसा क्या हुआ कि बालू चिपकने लगी जी। पानी के अंदर ससंजन और आसंजन बल होता है। पानी गिराते हो तो एक धारी में ही चलता है, टूट टूट के तो नहीं बिखरता। अगर फर्श पे गिराया तो वो भी एक धार में ही चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ससंजन बल है, आसंजन बल है। समझ गए आप? तो मिट्टी के अंदर अगर नमी होगी, पानी होगा, तो भी वो आपस में चिपकेगी, यानी कोई ना कोई संरचना विकसित होगी। तो मृदा संरचना के सीमेंटिंग एजेंट यानी चिपकाने वाले पदार्थ कौन से हैं? क्ले, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बनिक पदार्थ और जल। नेक्स्ट चीज आती है, आपसे ये पूछ ले कि मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जी यही मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक है। बालू है तो संरचना कमजोर है, क्ले है तो संरचना बहुत तगड़ी है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट अपने बात करें, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये चिपकाते हैं, ये संरचना को प्रभावित करेंगे। कार्बनिक पदार्थ कम है तो संरचना कमजोर है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो संरचना बढ़िया है। अगर जल है तो संरचना ज्यादा बनेगी, सूखी मिट्टी के अंदर संरचना कम बनती है। तो मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले भी ये चार कारक हैं और मृदा संरचना के सीमेंटिंग एजेंट भी ये चार कारक ही कहलाते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके यहां पर क्लियर हो जाते हैं, अलग अलग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती। अब बात आती है मृदा संरचना के प्रकार, मृदा संरचना की क्लास, मृदा संरचना की ग्रेड 3 वर्गीकरण है। मृदा संरचना की मृदा संरचना के प्रकार यानी टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। एक होता है क्लासेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना की कक्षाएं। एक होती है ग्रेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर यानी जो मृदा संरचना है उसकी ग्रेड। 3 तरह के वर्गीकरण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर से यानी मृदा संरचना के प्रकार से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मृदा संरचना के प्रकार से। एक बार तसल्ली से ये जो 4 कैटेगरी दी हुई है उनको ढंग से देख लीजिए, फिर एक एक मैं सारी आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक और शेयर जरूर करिए। क्लास 11:30 थी, जल्दी हो गई है ना क्लास 11:30 जल्दी। आज एक सर बीच में एब्सेंट थे, उनको कोई अर्जेंट काम हो गया इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी है। आप कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो आपका चैनल पे ही बना रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो टॉपिक आपका नहीं मिस होने वाला है और मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेक्सचर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, इसको याद कर लो, समझ लो आपके एग्जाम में आया ही पड़ा है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना अगर आप लेट आए हैं तो। लेकिन अब आप लगातार बने रहें, उसके बाद वापस पीछे से देख लीजिएगा ना। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना के प्रकार। अच्छा जी, समझ में आया? हाँ जी है ना। तो बहुत बढ़िया बात है, आपको समझाने के लिए ही समझाया जा रहा है। तो मृदा संरचना के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में बात करें, सबसे पहली है प्लेटी स्ट्रक्चर यानी प्लेटी संरचना। प्लेटी संरचना देखो, एग्रीकल्चर में जो 12th लेवल के स्टूडेंट है या जो बीएससी हिंदी मीडियम से करके आए, हिंदी के शब्द आते ही घबराने लग जाते हैं, जी ये तो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अपने बस की बात नहीं। अरे मैं इतनी बड़ी अंग्रेजी नहीं लिखी है मैंने, यहाँ पे अंग्रेजी को भी हिंदी में लिख रहा हूं, प्लेटी संरचना, ठीक है। दूसरी संरचना है वो प्रिज्म लाइक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं प्रिज्म लाइक, प्रिज्म संरचना, ठीक है, ताकि आपकी शिकायत न रहे। नेक्स्ट है ब्लॉक की संरचना, हम इसको बोल देंगे हिंदी में भी ब्लॉक की संरचना। देखो एक ही तो बात है, यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं है। नेक्स्ट है स्पेरोइडल लाइक संरचना, मोती नुमा संरचना, मोती नुमा संरचना, मोती नुमा संरचना। तो मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? आपको कितनी दिख रही है? यहाँ पे चार प्रकार दिख रहे हैं। एक प्लेटी, दूसरा प्रिज्म, तीसरा ब्लॉकी और चौथा मोती नुमा या फिर स्पेरोइडल प्रकार का। तो मृदा संरचनाएं 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें प्लेटी संरचना की। देखो प्लेटी संरचना क्या होती है?
मिट्टी के अंदर इस तरह की परतें दिखाई देती है ना, इस तरह की परतें दिखाई देती है, इस तरह की प्लेट दिखाई देती है, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, प्लेटी संरचना। मृदा निर्माण एक दिन में तो होता नहीं है, मैंने आपको बताया था मृदा निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया है, 1 इंच मोटी परत बनने में 800 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। तो संरचनाएं जो होती है वो परतों में बनती रहती है, और जो परतों में है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेटी संरचना बोल देते हैं। अब सपोज करो कि आपके खेत में ये प्लेटें हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अपने खेत में हल चलता है, खेत किसी का भी हो उसमें हल तो चलेगा, हल चलेगा तो प्लेटें तो टूट जानी है, हल चलेगा तो प्लेटें तो टूट जानी है। तो जाहिर सी बात है कि प्लेटी संरचना खेती योग्य भूमि में तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है प्लेटी संरचना खेती योग्य भूमि में तो होगी नहीं। फिर ये प्लेटी संरचना कहां होगी भी, ये प्लेटी संरचना वहां होगी जहां हल नहीं चलता है, जंगल में हल नहीं चलता है, या फिर अकृषिगत भूमि में हल नहीं चलता है। तो अकृषिगत भूमि और वनों वाली भूमि के अंदर प्लेटी संरचना पाई जाती है। अकृषिगत भूमि और वनों वाली भूमि के अंदर प्लेटी संरचना पाई जाती है। लॉजिकली याद रखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम प्लेटी संरचना को भी 2 भागों में बांट देते हैं। अगर प्लेटें बड़ी है, मोटी है, मोटाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है यानी जो वर्टिकल सेक्शन है वो ज्यादा है, लंबाई कम है यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन कम है, तब तो हम इसको प्योर प्लेटी बोल देते हैं। अगर इनका हॉरिजॉन्टल सेक्शन ज्यादा है और वर्टिकल सेक्शन कम है, यानी लंबी तो इस तरह से ज्यादा है, ऊंची कम है, एक एक प्लेट की बात कर रहा हूं, तब हम इसको लेमिनार, जो लंबी ज्यादा है, लंबी पड़ी हुई है वो लेमिनार है, जो मोटी ज्यादा है वो कौन सी है, प्लेटी है। प्लेटी को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, एक प्लेटी और दूसरी लेमिनार। कहां पे, अकृषिगत भूमि और वनों वाली भूमि के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगली संरचना आती है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, प्रिज्म संरचना। आपने क्रिकेट की पिच तो जरूर देखी होगी, उसमें दरारें देखी होगी। देखो अगर हम इस दरारों को नीचे गहराई तक देखें तो ये कई बार 10-10 इंच तक या 15 इंच तक भी पहुंच जाती है, कम ज्यादा भी होती है। ऊपर से तो आपको क्रैक दिखाई दे रहे हैं, नीचे तक आपको ये दरारें काफी गहराई तक देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है ना, सॉरी, इस तरह की जो संरचना होती है वो क्ले मिट्टी में मिल सकती है, क्योंकि क्ले मिट्टी में बहुत ज्यादा चिपकने की, बहुत ज्यादा पानी लगने के बाद फूलने की और पानी निकलने के बाद सिकुड़ने की क्षमता होती है। क्ले में बहुत ज्यादा फूलने और सिकुड़ने की, आपसे पूछ ले कौन सी मृदा में सबसे ज्यादा फूलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है, तो क्ले में होती है। फूलने व सिकुड़ने की सबसे ज्यादा क्षमता हमेशा ही क्ले के अंदर होती है। तो अब जहां पे क्ले मिट्टी होगी वहां पर ही ऐसे क्रैक्स दिखेंगे, और इन क्रैक्स के अंदर अपने देखेंगे तो इन क्रैक्स की गहराई जो होती है वो काफी होती है। और ये जो क्रैक्स की गहराई देखेंगे तो क्या बनेगा, बेलन जैसी, प्रिज्म जैसी संरचना बनेगी। ये देखो इस तरह से ऊपर तो क्रैक दिखाई दे रहे हैं और नीचे ये काफी गहराई तक है। तो ये संरचना आपको वहीं दिखेगी जहां क्ले मृदा है। तो जहां क्ले मृदा है, जहां पर आदर सूखा काल चलता है, तो लगातार वहां पे ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है। आदर यानी जब मिट्टी में नमी आती है तब तो वो फूल जाती है, तब आपको दरारें नहीं दिखेगी, और जब वो सूख जाएगी तब उसमें आपको दरारें दिखने लग जाती है। काली मिट्टी में बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए जो प्रिज्म लाइक संरचना है इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक प्रिज्मेटिक और दूसरी कोल्यूमिनार। एक तो प्रिज्मेटिक और दूसरी कौन सी होती है, कोल्यूमिनार। प्रिज्मेटिक में क्या होता है, जहां पर क्ले मृदा है, लगातार आदर शुष्क काल चलता रहता है, वहां पर आपको इस तरह की संरचना मिलेगी। यहां क्या है, देखो किनारे तीखे हैं, यहां पे किनारे क्या है, तीखे है। जहां पर लगातार आदर शुष्क काल चलता रहता है वहां पर आपको कौन सी संरचना देखने को मिलेगी, प्रिज्मेटिक। देखो प्रिज्म संरचना है उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं, एक तो प्रिज्मेटिक और दूसरी कोल्यूमिनार। एक प्रिज्मेटिक और दूसरी कौन सी होती है, कोल्यूमिनार। जो प्रिज्मेटिक होती है वो कहां मिलेगी, जहां क्ले सूखा आदर का लगातार जारी रहता है। इसमें क्या होते हैं, देखो किनारे होते हैं वो तीखे होते हैं, लेकिन जहां पर क्ले मृदा और लंबा सूखा काल चलता है, क्ले मृदा लंबा सूखा काल चले, वहां पर हवा की लगातार इन किनारों पे चोट लगती रहती है और किनारे कैसे गोल हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, इसको हम कोल्यूमिनार बोलते हैं। पाई तो ये दोनों संरचनाएं जो है प्रिज्म लाइक के ही प्रकार है, दोनों कौन कौन से, प्रिज्मेटिक और कोल्यूमिनार। दोनों क्ले मृदा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है, लेकिन जहां सूखा आदर चलता रहता है वहां प्रिज्मेटिक होगी। उसके जो ऊपर के किनारे होंगे वो क्या होंगे, शार्प होंगे,
और जहां पर क्ले मृदा है लेकिन लंबा सूखा काल पड़ता है तो वहां हवा से ये किनारे गोल हो जाते हैं, घिस जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कोल्यूमिनार। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है प्रिज्म लाइक संरचना है वो क्ले मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और कुछ नहीं, बस इतना सा याद रखिए आप, है ना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट अपने बात करें ब्लॉक की लाइक स्ट्रक्चर, ब्लॉक की संरचना। ब्लॉक की संरचना कहां होती है, देखिए ब्लॉकी का मतलब है यहां पे ढेले नुमा संरचना। अपना जो खेत है उसमें लगातार ऊपर हल चलते रहने हैं, जो खेत है वहां लगातार ऊपर आपके हल चलते रहेंगे, मिट्टी बुरबुरी बनती रहेगी। लेकिन जो नीचे का एरिया है जिसको हम पीछे अवमृदा या अधोमृदा पढ़ चुके हैं, जिसको हम सब सॉइल पढ़ चुके हैं, वहां पे कोई कृषि यंत्र नहीं जाता है, तो वहां की अगर मिट्टी को आप देखोगे, अगर वहां की मिट्टी को अगर आप देखोगे तो वहां की मिट्टी आपको किस तरह से दिखाई देगी, वहां की मिट्टी आपको ढेलों के रूप में दिखाई देगी। अगर वहां तक हल जाता तो वो तो बुरबुरी होगी जाती, लेकिन वहां हल तो जाता ही नहीं है, वो बुरबुरी नहीं होगी, वो ढेलों के रूप में होगी। और जो ढेलों के रूप में होती है उसी को ब्लॉक की संरचना कहते हैं। जो ढेलों के रूप में होती है उसे ही ब्लॉक की संरचना। जिस ढेले के किनारे तीखे होते हैं, जिस ढेले के किनारे तीखे होते हैं, प्रॉपर आयताकार वर्गाकार शेप देता है, उसको एंगुलर ब्लॉक की संरचना बोलते हैं या कोणीय ब्लॉक की संरचना, कोणीय ब्लॉक की संरचना बोलते हैं। और जिस ढेले के किनारे गोल होते हैं, जिस ढेले के किनारे गोल होते हैं उसको हम सब एंगुलर या फिर अकोणीय ब्लॉक की संरचना बोल देते हैं। अब देखो दोबारा से आप देखो, प्लेटी जो स्ट्रक्चर है वो वनों वाली भूमि में मिलती है, प्रिज्म लाइक संरचना है वो क्ले मृदा वाली मिट्टी में मिलती है, और ब्लॉक की संरचना है वो आपको बी ओरिजिन के अंदर या फिर अवमृदा में या फिर आपको पृष्ठीय मृदा में, सॉरी अधोमृदा में मिलेगा। जो प्लेटी संरचना है वो वनों वाली भूमि में या अकृषिगत भूमि में, प्लेटी संरचना वनों वाली भूमि में या फिर अकृषिगत भूमि में। प्रिज्म लाइक संरचना जहां क्ले मिट्टी है वहां पर आपको प्रिज्म लाइक संरचना मिलेगी। ब्लॉक की संरचना हमेशा ही नीचे की मिट्टी में, नीचे की मिट्टी बोले तो अधोमृदा या फिर अवमृदा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, अपने सब सॉइल बोलते हैं। और अगर हम सॉइल प्रोफाइल में बात करें तो बी ओरिजिन के अंदर आपको ब्लॉक की संरचना, बी से ब्लॉकी, बी से बी ओरिजिन, बी से ब्लॉकी, बी से बी ओरिजिन। तो ब्लॉक की संरचना हमेशा कहां पर मिलेगी आपको, बी ओरिजिन के अंदर ही मिलती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है संरचना के प्रकार में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पेरोइडल लाइक या स्पेयर लाइक संरचना या फिर मोतीनुमा संरचना। अब जी मोतीनुमा संरचना आपको कहां पे मिलती है, मोतीनुमा संरचना आपको कहां पर मिलेगी, मोतीनुमा संरचना आपको मिलती है खेती योग्य भूमि में। क्यों मिलेगी खेती योग्य भूमि में, गौर करिए, ये आपके खेत की सतह है, यहां पे लगातार क्या होगा, हल चलेगा, लगातार हल चलने की वजह से बड़ी संरचनाएं नहीं बनेगी, मिट्टी बुरबुरी होगी, यानी बिल्कुल छोटी छोटी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं को ही मोतीनुमा, छोटे छोटे मोती होते हैं, वो संरचना कौन सी होती है, मोतीनुमा संरचना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, खेती योग्य भूमि में किस तरह की संरचना होती है, स्पेरोइडल लाइक संरचना होती है, मोतीनुमा संरचना होती है, स्पेरोइडल लाइक या मोतीनुमा संरचना होती है। क्लियर है, खेती योग्य भूमि में मोतीनुमा संरचना या स्पेरोइडल लाइक संरचना होती है। इसको भी दो भागों में बांटा है और इसके दोनों भाग आपको याद होने चाहिए। एक भाग तो है ग्रेनुलर यानी दानेदार संरचना और दूसरी होती है क्रम्बी। एक तो है ग्रेनुलर यानी दानेदार संरचना और दूसरी होती है क्रम्बी संरचना। जो ग्रेनुलर होती है उसके दाने गोल होते हैं और जो क्रम्बी होते हैं उसके खांच युक्त होते हैं। तो जो गोल होते हैं उनमें क्या होते हैं, रंध्र थोड़े कम होते हैं, और जो खांचनुमा होते हैं उसमें रंध्र ज्यादा होते हैं, पानी वगैरह यहाँ बीच में अच्छा सा फंस जाता है, ज्यादा पानी वगैरह रुकता है। ये कौन सी है, गोल, और ये कौन सी है, क्रम्बी। तो जो स्पेरोइडल या मोतीनुमा संरचना वो दो तरह की होती है, एक तो ग्रेनुलर, दूसरी क्रम्बी। ग्रेनुलर बोले तो गोल, क्रम्बी बोले तो क्रम्बी। इसमें ज्यादा पानी वानी रुकता है क्रम्बी के अंदर, तो खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम संरचना क्रम्बी संरचना होती है। खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम संरचना क्रम्बी संरचना। ये इस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि की दृष्टि से सबसे उत्तम संरचना किसको माना गया है, क्रम्बी संरचना को सबसे उत्तम माना गया है। खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम संरचना क्रम्बी को माना गया है। खेतों में कौन सी संरचना मिलेगी, स्पेरोइडल। कितने प्रकार की होती है, दो, ग्रेनुलर और क्रम्बी, और इन दोनों में से ही खेती के लिए सबसे बढ़िया कौन सी है, क्रम्बी सबसे बढ़िया है। लो फटाफट एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपके एग्जाम में आए तो वो ही
आएंगे यहां से, तो अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो। प्लेटी जो संरचना है, प्लेटी संरचना है, ये वनों वाली भूमि में या अकृषिगत भूमि में पाई जाती है। प्रिज्म लाइक संरचना है वो क्ले मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ब्लॉकी संरचना जो होती है वो बी ओरिजिन में पाई जाती है या अवमृदा में या अधोमृदा में पाई जाती है। और जो स्पेरोडल लाइक संरचना, मोतीनुमा संरचना है, ये खेती योग्य भूमि में पाई जाती है। खेतों में लगातार यंत्र चलने की वजह से संरचनाएं छोटी होती है, मोटी संरचनाएं नहीं डेवलप होती है, ठीक है। और जो स्पिरोइडल है वो दो प्रकार की है, एक तो ग्रेनुलर है और दूसरी क्रम्बी है। और खेती की दृष्टि से सबसे उत्तम जो संरचना है, खेती की दृष्टि से जो सबसे उत्तम संरचना है वो कौन सी है? क्रम्बी। तो सबसे पहले मृदा संरचना के प्रकार 4 ये खत्म होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बताओ आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर आने चाहिए। फटाफट बताइए भी आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी टेढ़ी खीर नहीं है। बताइए अभी समझ में आया या नहीं आया? क्लास कितने बजे शुरू होती है? 10 बजे से 11:30 तक जीके की चलती है, लेकिन आज सर नहीं थे इस वजह से मैंने मेरी क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी। बट आप 11 बजे से देखते रहा करें है ना, एग्रीकल्चर की 11 से 11:30 के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो सकती है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जीके वाले में क्वेश्चन चलते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 नहीं होते वो 250 ही हो जाते हैं अपने आप में ना, उसके साथ बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर एग्रीकल्चर की क्लास साथ में स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आज हुआ। इसलिए थोड़ा सा अपडेट बने रहिए। 11 बजे से आप चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिनके जीके काम आने वाला है जाहिर सी बात है वो तो जीके भी पढ़ेंगे, और जीके की इससे सुपर क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्लासेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। देखो पहला क्या था? टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। यहां पे एक बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? मृदा संरचना के प्रकार का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? मृदा संरचना के प्रकार का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ये आपको किस आधार पर दिख रहा है? आकृति के आधार पर, शेप कैसा है। मृदा संरचना के प्रकार का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? आकृति, शेप के आधार पर। देखो मैंने सारी बात शेप के आधार पर ही तो की है। टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसका शेप कैसा है, आकृति कैसी है, उसके आधार पर मृदा संरचना के प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है क्लासेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। क्लासेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, क्लासेज ऑफ स्ट्रक्चर है वो साइज ऑफ पेड़ पे किया गया, यानी साइज क्या, साइज क्या है? क्लासेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना की जो कक्षाएं हैं वो किस आधार पे, आकार कितना है, और प्रकार किस आधार पे था, आकृति क्या है। ठीक है, अब देखिए जो क्लासेज है वो कितनी है, 5 है। एक ही मिनट में समझ डालेंगे अपने, कुछ इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वेरी फाइन और वेरी थिन, बहुत महीन संरचना। फाइन और थिन, बहुत फाइन और थिन, यहां पे महीन आएगा, यहां पर ओनली क्या आएगा, महीन आएगा। तीसरी मीडियम, मध्यम संरचना। चौथी कोर और थिक यानी मोटी संरचना, और पांचवी वेरी कोर्स और वेरी थिक यानी बहुत मोटी संरचना। तो संरचना की जो क्लास है वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की क्लास है। देखो ये टॉपिक कंप्लीट होने के जस्ट बाद अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू, उन पर भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमने कल की क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि क्लास काफी लेट हो गई थी। कोशिश करेंगे कल वाले जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आपके वो काम आने वाले हैं। तो देखो वेरी फाइन और वेरी थिन, बहुत महीन और बहुत मोटी, पहली और 5वीं क्लास है ना। अगर आप पहली से 5वीं क्लास की तरफ चलते हैं तो संरचना मोटी होती जाती है, और 5वीं से पहली क्लास की तरफ चलते हैं तो संरचना छोटी होती जाती है। मेरे हिसाब से आराम से आपको ये याद हो जाएगा। अब देखो छोटी संरचनाएं कहां होती है, जिसमें क्ले की मात्रा कम होती है, चिपकाने वाले पदार्थ की मात्रा कम होती है, वहां संरचना छोटी होती है। क्ले जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही सीमेंटिंग एजेंट बढ़ता जाएगा, उतनी ही संरचनाएं मोटी होती जाएगी। तो वेरी फाइन और वेरी थिन के अंदर क्ले की मात्रा सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, बालू की होती है। वेरी कोर और वेरी थिक यानी बहुत मोटी संरचना में क्ले की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और बालू की मात्रा सबसे कम होती है।
जिस संरचना, देखो जो संरचना छोटी होगी, जहां संरचना कम बनेगी, समझ लो क्ले कम है, जिसमें क्ले कम वो संरचनाएं छोटी, तो वेरी फाइन वेरी थिन, बहुत महीन में क्ले तो कम होगा, बालू आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे क्ले की मात्रा बढ़ेगी यानी सीमेंटिंग एजेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे संरचनाएं मोटी होती जाएगी। तो मोटी संरचना आपको कब देखने को मिलती है? जब क्ले के कंटेंट बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्ले पांचवें में, सबसे कम क्ले पहले में, सबसे ज्यादा बालू पहले में, और सबसे कम बालू पांचवें के अंदर। ये याद रखना है आपको, बस इतना सा क्लासेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है, इतना सा ही क्लासेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से सॉइल स्ट्रक्चर की जो क्लासेज है वो आपको समझ में आ गई। एक पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, सॉइल स्ट्रक्चर क्लासेस है किस पर आधारित है? आप बोलेंगे साइज पे। दूसरा, कितने प्रकार की होती है? जी 5 प्रकार की। सबसे छोटी जो होती है वो बहुत महीन संरचना, फिर माहीन, फिर मध्यम, फिर मोटी, बहुत मोटी। जो माहीन संरचना उसमें क्ले कम है, बालू ज्यादा है। जो बहुत मोटी संरचना उसमें क्ले ज्यादा है और बालू क्या है? कम है। देखो जी, क्या याद करना है? कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना सा कहानी है यहाँ पे। ये हो गया अपने क्लासेस। नेक्स्ट है ग्रेडेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ग्रेडेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना की श्रेणियां। प्रकार थे वो किस आधार पर थे? आकृति के आधार पे। क्लास थी वो किस आधार पे थी? आकार के आधार पे। अब बात आती है ग्रेड, और ग्रेड जो श्रेणी है वो किस आधार पे है? श्रेणी है उसकी मजबूती के आधार पर, ताकत के आधार पर। कौन सी संरचना अपने चोट मारते हैं, चोट मारने पे जो संरचना बहुत मजबूती दिखाती है वो तो होती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और जो मतलब कमजोर होती है, थोड़ा सा मारते ही टूट जाती है, वो वीक स्ट्रक्चर होती है। यानी मजबूती के आधार पर डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस ऑफ पैड, यानी जो पेड़ बना है, जो संरचना बनी है, उसकी समता, ताकत, मजबूती के आधार पर हमने जो ग्रेड है वो दी है। और कितनी ग्रेड होती है ये आपके सामने है, 1 2 3 और 4। आपसे पूछ ले मृदा संरचना की कितनी ग्रेड होती है, कितनी श्रेणियां होती है, तो आप सीधा सा बोलेंगे 4 श्रेणियां। एक ही मिनट में समझ जाएंगे। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। मैं चौथे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्ले जो होता है, क्ले का ढेला आपने देखा होगा, बहुत मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तोड़ने में जोर आता है। सूखी जब क्ले मिट्टी का मैदान जब सूखा होता है, उसमें कोई फावड़ा कसिया चोट मारोगे तो वो वापस उछलने को तैयार है, इतनी मजबूती होती है। तो सबसे जो मजबूत संरचना होती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, यानी मजबूत संरचना। मजबूत संरचना, हिंदी में दिक्कत आ जाती है लिखने में ना। मजबूत संरचना, मजबूत संरचना वो होगी जिसमें क्ले सबसे ज्यादा होगा, यानी प्योर क्ले है वो सबसे ज्यादा मजबूत संरचना होगी। नेक्स्ट है मॉडरेट संरचना, यानी मध्यम संरचना, जिसमें क्ले भी होगा, बालू भी होगा। वो कैसी है? मध्यम संरचना। लगभग अपने बात करें जैसे दोमट मिट्टी है, उसकी संरचना कैसी होती है? मध्यम होती है। प्योर क्ले की मजबूत होती है, मध्यम, यानी बालू भी है उसमें और क्ले भी अच्छा खासा है, दोनों लगभग बराबर है, तो वो मॉडरेट स्ट्रक्चर यानी मध्यम संरचना कहलाएगी। वीक स्ट्रक्चर, जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है। वीक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कमजोर संरचना। कमजोर संरचना क्या होगा? कमजोर संरचना, जिसमें बालू ज्यादा होता है, क्ले कम होता है, थोड़ी सी मारते ही क्या है? टूट जाती है, थोड़ी सी मारते ही टूट जाती है, उसको हम वीक स्ट्रक्चर या कमजोर संरचना बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्ट्रक्चरलेस, यानी संरचना वहीन मृदा। संरचना वहीन मृदा, संरचना वहीन मृदा या स्ट्रक्चरलेस सॉइल। आपने बालू मिट्टी देखी होगी, बालू मिट्टी के टीले भी आपने देखे होंगे। बालू मिट्टी देखी, बालू मिट्टी के टीले भी देखे होंगे। जब वो सूखी होती है तो कण बिल्कुल दूर दूर पड़े रहते हैं, कण बिल्कुल दूर दूर पड़े रहते हैं, आपस में बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं होते हैं, बिल्कुल दूर दूर पड़े रहते हैं, आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं हुए होते हैं। तो वो क्या हो गई? संरचना वहीन मृदा। प्योर बालू में संरचना नहीं बनती है, बालू में चिपकने की क्षमता नहीं होती है, जीरो होती है। प्लास्टिसिटी भी बालू में जीरो होती है, चिपकने की क्षमता भी जीरो होती है। तो वो एक एक कण अलग अलग पड़े हुए हैं, इसीलिए हमने उसको क्या बोला? संरचना वहीन मृदा बोला। और इस संरचना वहीन मृदा को एकल कण संरचना भी बोल सकते हैं। एकल कण यानी जो भी संरचना है वो एक ही कण की है, ये किसी के साथ सहयोग नहीं करता है। तो जो ग्रेड है वो 4 है, जिसमें क्ले है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बालू ज्यादा है और क्ले कम है वो वीक है, और दोनों बीच के से है वो मध्यम है, और प्योर बालू है वो संरचना वहीन मृदा है, स्ट्रक्चरलेस सॉइल है। और जो स्ट्रक्चरलेस सॉइल है
उसको हम सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर यानी एकल कण संरचना के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आप लोगों को मृदा संरचना के प्रकार, मृदा संरचना की क्लास और मृदा संरचना की ग्रेड समझ में आई या नहीं आई? मेरे हिसाब से अब अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और आपने इस लेक्चर को ढंग से लिया है तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको गलत नहीं करेंगे। अभी हम जो एमसीक्यू है इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज बता देता हूं जो आपके काम आने वाली है। बाकी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बहुत शॉर्ट में चलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो बहुत शॉर्ट में। समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ना। एमसीक्यू पे चलते हैं अपने। तो शॉर्ट में तैयारी करते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पता है ऑब्जेक्टिव और वन लाइन क्वेश्चन पढ़ने से आपको रटना पड़ता है। अगर आपको थ्योरी आती है तो रटना नहीं पड़ता, समझ आता है। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के आ जाए आप गलत नहीं करते हैं। और सक्सेस वो स्टूडेंट ज्यादा होते हैं जिनको बेसिक पूरा नॉलेज होता है। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है फिर क्वेश्चन चाहे कैसे भी आ जाए उस बात से क्या फर्क पड़ना होता है। क्वेश्चन है कि सर सिलेबस पहले वाला ही है क्या? किसका जी? सुपरवाइजर का। हाँ जी, सुपरवाइजर का अभी तक तो पहले वाला ही दिया हुआ है। ठीक है, उसी के आधार पर अपने बात करें। मैंने कहा था मृदा कणाकार ज्ञात करने के लिए यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये ट्राइएंगल दिया था। इस ट्राइएंगल को जैसे कैसे पढ़ा जाता है? एक तरफ तो इन्होंने दे दिया क्ले 0 से 100, दूसरी तरफ इन्होंने दे दिया सिल्ट 0 से 100। जहां 100 होता है वहीं से अगली जो पार्टिकल है उसको 0 से स्टार्ट कर दिया ना। फिर एक तरफ दे दिया सैंड। अब देखो इसको पढ़ने की कोशिश करें, अपने इस भाग को पढ़ने की। ये वाला जो है ना बिल्कुल देखो ऐसे लाइट कलर का जो दिया हुआ। अगर आप इसमें चलेंगे तो ये नीचे वाला देखो बालू दिया, बालू 100 कहां से स्टार्ट हुआ? 85 से। देखो बालू कितना है? 85 से 100 तक है। 85 से 100 तक है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, देखो क्ले 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक है? 10। जो क्ले है वो कितना है? 0 से 10 है। तीसरा अपने देखते हैं सिल्ट, है ना। देखो ये सिल्ट यहां से इस लाइन को मिलाएंगे, अपने ये लाइन मिलाएंगे। सिल्ट कितना है? 0 से 15 है। सिल्ट कितना है? 0 से 15 है। इस तरह से अपने इसको रीड करेंगे 0 से 15। देखो इन तीनों को गौर करो, सैंड 85 से 100, क्ले 0 से 10 और सिल्ट है वो 0 से 15। इसने ट्राइएंगल ने कहा ये जो मृदा कणाकार की क्लास है ये बालू कणाकार है। कौन सा है? बालू। अब देखो बालू में सैंड कितना देखा था? 85 से 100। देखो 85 से 100 है। सिल्ट 0 से 15 देखा था। देखो 0 से 15 है। क्ले कितना देखा था? 0 से 10। तो ये टेबल और वो ट्राइएंगल बिल्कुल सेम ही डेटा रखने वाले हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपने चलते हैं जो इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो कुछ स्टूडेंट जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं तो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले ये टॉपिक कर रखे हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहें। और दूसरे ये हो सकते हैं कि अब इतना टाइम नहीं बचा कि अब हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर पाए। ये अपने मन का बहम होता है, अभी टाइम खूब है, अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेबस कई बार निकाल दोगे। अब सिलेबस कैसे निकालते हो वो आप पे निर्भर होता है। सिलेबस को भी पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट क्या होता है एक ही पेज को कई घंटों लेके बैठे रहते हैं, तो उस आधार पे तो सही बात है कि टाइम कम है। लेकिन जो एक स्मार्ट तरीका होता है उसके आधार पर तो मैं कहता हूं टाइम बहुत है। ये दो महीने अगर आप अपनी पूरी जी जान इस एग्जाम के लिए लगा देते हैं, किसी भी एग्जाम के, यहाँ जरूरी नहीं है सारे जो लाइव है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ही बच्चे हैं। ये टॉपिक सबके लिए है, सुपरवाइजर के लिए नहीं है। ये टॉपिक बहुत कॉमन है। अगर आप 2 महीने अच्छे से लगा देते हैं तो आप एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन 2 महीने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम की तैयारी। बट आप लोगों को इधर उधर के भी काम हो जाते हैं, मोबाइल भी चलाना होता है, व्हाट्सएप रिप्लाई भी करने होते हैं, फेसबुक स्टेटस भी लगाने होते हैं, इधर उधर की बातें भी करनी होती है, शादी ब्याह भी अटेंड करने होते हैं। एक चीज सोच के चलना दिमाग में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत बढ़ जाती है। फिर लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको बुलाएंगे। उससे पहले जो भी है उसको साइड में रखो और एग्जाम की तैयारी करो और लाइक करो फटाफट, ताकि क्वेश्चन पे चले। पहला क्वेश्चन है यूएसडीए के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है? यूएसडीए के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा है? कुछ स्टूडेंट ने पहले आंसर दे दिया था, उनका मैंने देखा नहीं है।
अगर आप आंसर दे रहे हैं तो अब देना स्टार्ट करेंगे ताकि मेरी नजरों में रहे कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं। यूएसडीए के अनुसार मर्दा कणाकार कितने भागों में बांटा गया, पहला क्वेश्चन आंसर देना है। दूसरा, IEEE के अनुसार क्ले के कणों का आकार होता है। तीसरा क्वेश्चन, IEEE के अनुसार सिल्ट के कणों का आकार होता है। फटाफट रिप्लाई करिए। हनुमानगढ़ वालों का पहला आंसर है बी। ठीक है, ठीक है या सही है गलत है वो तो बाद में बात करेंगे। दूसरे का इन्होंने दिया है ए और तीसरे का दिया है बी। अजब सिंह, हार्मर सॉल्यूशन, द्विज बिश्नोई, विजय लोधा, पराग राजपूत, साक्षी तरड़, नरेश कुमार, डॉक्टर विकास वराला, पराग राजपूत, विमल कुमार, साक्षी, नरेश कुमार, उमेश शर्मा, पंकज गोदारा, बबली यादव। लगभग सारे पहले क्वेश्चन का आंसर देने में फेल हो रहे हैं। लगभग सारे पहले क्वेश्चन का आंसर देने में फेल हो रहे हैं। भाई ऐसा क्यों है? फिर मैंने आप लोगों को इतना जोर लगा लगा के क्यों समझाया? फिर तो 2 ही मिनट में टॉपिक करवा देते हैं ना। ये जी डेफिनेशन, ये 7 है, 7 पहले का। यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ने मर्दा के कणों को आकार के आधार पर तो बांटा 7 भागों में। मैंने कहा कणाकार को कणों का आकार नहीं समझना है, कणाकार को क्ले सिल्ट बालू का अनुपात पढ़ना है। अभी भी आपके पास मौका है राइट आंसर देने का। आपको कणाकार, क्ले सिल्ट और बालू के अनुपात को पढ़ना है, कणों के आकार को कणाकार नहीं करना है। ये हिंदी यहां गड़बड़ कर देती है, इसलिए सोइल टेक्सचर याद रखिए, ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सटीक रहेगा। देखो सोइल पार्टिकल, मिट्टी के कणों को आकार के आधार पर तो यूएसडीए ने 7 भागों में बांटा, बट ये मर्दा कणाकार ये पूछने की कोशिश कर रहा है टेक्सचर। और टेक्सचर की कितनी क्लास होती है? 12। मैंने पीछे बोला था दुनिया का कोई सा भी इंस्टीट्यूट है वो क्या है, टेक्सचर की 12 क्लास देता है। और ये जब एग्रीकल्चर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, मेरे आधे से ज्यादा स्टूडेंट गलत करके आ गए थे। तब से मैं इस क्वेश्चन पे जोर दे रहा हूं। मैंने सही करवाया था, लेकिन आप लोगों की तरह से आप 90% लोग गलत कर रहे थे अभी पहली बार, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ो क्वेश्चन को, ऊपर ऊपर से आंसर मत दो और आपसी चैट पर भरोसा मत करिए। अभी सिर्फ मेरा ही बोलने का मौका है, आपका सिलेक्शन होने के बाद बोलने का मौका आएगा। इतने दिन तक आप सिर्फ टॉपिक पर ही ध्यान दीजिए, क्यों भाई? ठीक है ना। अभी गलत कर दिया, देखो आज ही टॉपिक पढ़ाया है, नकल भी नहीं मार सकते तुम, तो नकल मार के भी गलत कर दोगे। तो मर्दा कणाकार सोइल टेक्सचर की 12 क्लास, ये किसी के अनुसार पूछ ले, घबराना नहीं है, किसी के अनुसार पूछ ले, 12 क्लास ही है, 12 क्लास ही है। लेकिन अगर पूछ लेते मर्दा के कणों को आकार या परिमाप के आधार पर कितने भागों में बांटा यूएसडी ने, तब 7 उत्तर देते। अभी तो कणाकार सोइल टेक्सचर पूछा गया है, सोइल टेक्सचर कितने हैं? 12। अब बताओ, जो पहले मैं बोल रहा था उससे पहले आंसर दे रहे थे, उनको लग रहा था कि मुझे आ रहा है। देखो स्टूडेंट बन के पढ़ो, हमेशा कुछ गेन करने के लिए पढ़ो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पहले का सी आंसर होगा, सी कणाकार। टेक्सचर क्लास पूछे गए हैं, टेक्सचर क्लास 12 ही होते हैं। मर्दा के कणों का आकार पूछा जाए तब आपको 7 बताना है, और मर्दा के कणों को आकार को कणाकार मत समझिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है IEEE के अनुसार मर्दा क्ले के कणों का आकार कितना है। IEEE के अनुसार क्ले के कणों का आकार कितना है? चाहे IEEE है चाहे यूएसडीए है, क्ले के कणों का आकार तो कितना होगा? 0.002 mm से छोटा, लेस देन 0.002 mm से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है IEEE के अनुसार सिल्ट के कणों का आकार कितना होगा? क्ले से जस्ट 10 गुना जो बड़े होते हैं वो सिल्ट के कण होते हैं। ये जो आपको कण दिखाई दे रहे हैं, यानी बी ऑप्शन वाला, 0.002 से 0.02 mm जो साइज है वो किसका साइज है? सिल्ट का साइज है। अगर पहले क्वेश्चन में आपने कुछ क्लियर किया है और आपको लगता है कि आप इस तरह से क्वेश्चन गलत कर सकते हैं ढंग से न पढ़ने की वजह से, तो आपके दिमाग में कुछ क्लियरिटी आई है तो फटाफट लाइक करिए, फटाफट शेयर करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फटाफट तीनों क्वेश्चन में बोल रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चन को सुनिए और फिर आंसर दीजिए। IEEE के अनुसार बालू के कणों का आकार होता है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा था। 5वां है, किस मर्दा में बालू सिल्ट व क्ले के अनुपात को क्या कहते हैं? और 6ठा क्वेश्चन है, यूएसडीए के अनुसार मर्दा के कणों को आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? उम्मीद करूंगा इस बार गलत नहीं करेंगे। फटाफट बताइए भी आंसर, 1 मिनट का मौका है, तीनों का आंसर दीजिए फटाफट।
देखिए IEEE के अनुसार बालू के कणों का आकार, देखो बालू की दो कैटेगरी बनाई थी ना IEEE, एक तो महीन और एक मोटी। महीन क्या था 0.02 से लेकर 0.2 और मोटी बालू 0.2 से लेकर 2 mm के अंदर। तो इसने महीन और मोटी तो कुछ बोला ही नहीं, इसने सिर्फ क्या बोला बालू। तो बालू की रेंज कहां से शुरू हो जाती है 0.02 से 2 mm। राइट आंसर ये होगा। ये कहां पे मिल रहा है आपको सी ऑप्शन में, जिसका सी है वो राइट है। विजय लोधा, अकरम खान, मोनू सुतार, है ना, ठीक है, चलो बढ़िया आंसर आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है। सोहेल भाई, सोहेल के क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं सही करने, बट मैंने तो आपको बहुत आसान करवाई है, सोहेल मुश्किल करवाई नहीं है। और क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो मेरे पास आ जाना, गुरुजी थे पढ़ा दियो और क्वेश्चन बाहर से आ गया, नहीं जी बिल्कुल संभावना ही नहीं पैदा होती। नेक्स्ट है किस्मत, ये नहीं है ईगो है घमंड है, ऐसा नहीं है, वर्कआउट है। ये काम करने के बाद वर्कआउट किया जाता है पहले किसी टॉपिक में और उसके बाद उसकी तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट है किस मर्दा में बालू सिल्ट व कले के अनुपात को, जब से क्लास शुरू की है ये सबक तो मैं बार बार ला रहा हूं। अगर ये किसी ने गलत किया है तो भाई दिमाग को थोड़ा सा अपने कंसंट्रेट करो और फिर आंसर दो, है ना, क्योंकि मैंने ये बहुत बार लाइन बोली है, कम से कम 30 से 40 बार लाइन बोली है। किसी मिट्टी में बालू सिल्ट और कले के अनुपात को मर्दा कणाकार कहा जाता है, सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ए। यूएसडीए के अनुसार मर्दा के कणों को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा है। अब कोई गलत करेगा तो मामला गलत हो जाएगा, और कर दिया भाई, किसने गलत किया है ये, नहीं, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, ठीक है बढ़िया है, चलने दो। इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो भाई देखो बहुत गलत बात है, इससे बढ़िया तरीके से मैं नहीं समझा सकता ना, मैं भी हार जाऊंगा ना, हाथ जोड़ दूंगा भाइयों, अब तो बहुत है। इसका फटाफट आंसर दीजिए। यूएसडीए के अनुसार मर्दा कणों को आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया। मर्दा कणों को आकार के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, बी ऑप्शन राइट है। और कणाकार में, कणाकार की क्लास कितनी होगी 12। प्रजापति मोहन, मोनू सुथार, संजीव मीणा, उमेश, सरोज कंवर, शौकत अली खान, शैलेंद्र वर्मा, अक्षय शर्मा, प्रजापति मोहन, उमेश, ठीक है, जितेंद्र बीका, बढ़िया आंसर चल रहे हैं, शानदार आंसर चल रहे हैं, शाबाश, अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है ग्रेवल के कणों का आकार। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा था मिट्टी से जो बड़े कण होते हैं कंकड़ पत्थर, उनके वर्गीकरण थे ग्रेवल्स, पब्बल्स, कॉबल्स, बल्टर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा पूछा है, ग्रेवल पूछा है। ग्रेवल के कणों का आकार कितना होता है। दूसरा दोमट मृदा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा जोर आएगा ना, इसको याद रखना। ये हो सकता है आपको उस समय याद भी नहीं हुआ हो और क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, लेकिन जो सही करेगा मैं मान जाऊंगा कि उसकी बढ़िया तैयारी है। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में तो ग्रेवल जो होते हैं वो सबसे छोटे आप कंकड़ पत्थर होते हैं, 2 से 4 mm वाले होते हैं। ए आंसर इसका राइट होगा। बाकी तो श्रेणियां मैंने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपको बताई दी थी। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना है, 10 का आंसर देना है। देखते हैं 10 का आंसर सही सही कौन दे रहा है। 10 नंबर का आंसर देना है, 10 नंबर क्वेश्चन लिख के, क्योंकि 9 और 10 में फिर मेरे को पता नहीं चलेगा आप किसका आंसर दे रहे हो। तो फटाफट बताइए आंसर, बताइए भी फटाफट, 10 नंबर लिख के बताइए। ए 10 का ए, 10 का बी, 10 का विजय लोधा, 10 का ए, रजनी ढाका 10 का ए, फार्मर सॉल्यूशन 10 का ए, अंकिता कुमारी 10 का ए, विजय लोधा 10 का ए, कुछ भाई साहब का डी, कुछ का डी भी है, सलिंद्रा का। देखो ए ही राइट है, कौन सा राइट है, ए ही राइट है, जिसमें बालू 23 से 52, सिल्ट 28 से 50 और कले 7 से 27, वो दोमट। मैंने जब आपको सॉइल टेक्सचर की क्लासेस बताई थी उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बताया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया था वो आपको मैंने कौन सा बताया था, दोमट। इसको तो अच्छे से याद रखना है, इसको तो आप रट दीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो 10वें का राइट आंसर ए। जिन स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है बहुत बढ़िया, शानदार तैयारी। नेक्स्ट अपने बात करें बलवी दोमट, सैंडी लॉम सॉइल। दोमट को लॉमी और बलवी दोमट को सैंडी लॉम। सैंडी लॉम कौन सी है और यहाँ पे क्ले दोमट यानी क्ले लॉम कौन सी है। ये भी थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है आपके लिए, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना ना, जैसे आप 11 नंबर क्वेश्चन लिख दो,
12 नंबर लिख दो, उस हिसाब से आंसर दीजिए ताकि थोड़ा सा मुझे देखने में पता लगे। ठीक है जी, शाबाश। आधों का आंसर सही है, आधों का गलत है। राम राम सर, पंकज दयाल, राम राम भाई, है ना। अभी एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फटाफट। 11 का आंसर, शाबाश। भीमसेन, राकेश, कार्तिक, राजेंद्र कुमार, हनुमानगढ़ वाले, है ना, सबका बढ़िया आंसर आ रहा है। पल्लवी दोमट जो है सैंडी लोम है, उसमें बालू 43 से 80, सिल्ट 0 से 50, कले 0 से 20। 11 नंबर का राइट आंसर है बी ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट का यहां पर आंसर राइट आ रहा है, शाबाश, शानदार तैयारी। नेक्स्ट है क्ले दोमट, 12 नंबर का भी आंसर दीजिए भी। क्ले दोमट का राइट आंसर क्या होगा? क्ले दोमट का राइट आंसर क्या होगा? कुछ का सही, कुछ का गलत। जोर से बोले, है ना, कितने जोर से, जय माता दी, जोर से बोले। अच्छी आवाज आ रही है मेरे हिसाब से आपको। क्ले दोमट मृदा, क्ले दोमट मृदा या फिर क्ले लोमी सॉइल। क्ले लोमी जो सॉइल है वो होती है जिसमें बालू 20 से 45, सिल्ट 15 से 53, क्ले 27 से 40। 12 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। 12 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अपने चले, 13 नंबर क्वेश्चन है सिल्ट दोमट मृदा है। जो मैंने कहा था 4 कैटेगरी आपको याद रखनी है और चारों की मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो सिल्ट दोमट मिट्टी कौन सी है? और 14 नंबर क्वेश्चन है खेती की दृष्टि से कौन सी मृदा संरचना सबसे उपयुक्त होती है? उम्मीद करूंगा 14 नंबर क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है वो कोई गलत नहीं करेगा। 13 तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं इतना जल्दी शायद याद न हो। जिसने पढ़ रखा है और जिसने याद किया है बहुत ही बढ़िया है। बबली यादव, रावत, सरोज कंवर, शाबाश। राहुल कीर, शाबाश। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट एग्रीकल्चर, शाबाश। हनुमानगढ़ वाले, है ना, काफी एक्टिव है। तो सिल्ट दोमट मृदा, सिल्ट दोमट मृदा जिसमें बालू 0 से 50, सिल्ट 0 से 88, क्ले 0 से 27। 13 का जो राइट आंसर है वो सी है। और 14 तो मैं गलत होने की आपसे उम्मीद भी नहीं करूंगा। अगर 14 कोई गलत करता है इसका मतलब उसने लेक्चर ढंग से नहीं लिया है या फिर बाद में लाइव में आके जुड़े हैं। बाद में जुड़ने में मजा नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ कोई भी ऑप्शन मैं आपके एक्सप्लेन करके नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं लेक्चर में कर देता हूं। अब ऑप्शन क्यों एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से, ना टाइम बहुत लग जाएगा। खेती की दृष्टि से सबसे बढ़िया संरचना होती है करम्बी। लगभग सही आंसर आ रहा है स्टूडेंट का, जैसी उम्मीद थी वैसा आंसर, और इसका मतलब बहुत बढ़िया तैयारी। शायद सिंगल, बबली यादव, यो हनी सिंह, कंचन पूनिया, श्याम शर्मा, फार्मर सॉल्यूशन, रमेश सैनी, सबका आंसर ठीक है, शाबाश, लगे रहो। सिलेक्शन पक्का है ना, सुपरवाइजर बन के ही दम लेंगे। नेक्स्ट है 15, प्लेटी संरचना पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन है मृदा में सीमेंटिंग एजेंट है। देखो 15 का ये आगे के ऑप्शन है, ये गलती से लग गया ना, तो यहां तक ही। ये 20 अंश तक काट दो। अब आप आंसर दीजिए फटाफट। प्लेटी संरचना पाई जाती है और दूसरा क्वेश्चन है मृदा में सीमेंटिंग एजेंट है। फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दिया करो ताकि पता तो रहे ना। कुछ स्टूडेंट है जिनको मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार लाइव में बने रहे हैं, यानी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बबली यादव 15 का डी, शानदार। पंकज घोड़ेला 15 का ए, ठीक है जी। राकेश शर्मा 15 का ए। और जिन लोगों का आंसर ए आया है 15वें का, वो ही सही है। मैंने कहा था ना, प्लेटी संरचना वनों वाली भूमि में या फिर अकृषिगत भूमि में, वनों वाली भूमि में या फिर अकृषिगत भूमि में, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें, खेती योग्य भूमि में नहीं होती है। खेती योग्य भूमि में तो मैंने कहा था मोतीनुमा संरचना होती है। अवमृदा या अधोमृदा में ब्लॉक की संरचना होती है, बताया था आप लोगों को ना। प्लेटी वनों वाली भूमि है या फिर अकृषिगत भूमि है ना। नेक्स्ट है मृदा में सीमेंटिंग एजेंट। मृदा में सीमेंटिंग एजेंट कौन कौन से हैं? क्ले भी है, एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट है। ये तो आज के टॉपिक से रिलेवेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो थे, और कल के हमने क्वेश्चन किए नहीं थे।
तो कल वाले भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि कल जो आपने टॉपिक किया था उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता हो। फटाफट करेंगे, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। कल के लेक्चर को हमने एक्सप्लेन कर दिया था, एक्सप्लेन में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। डॉक्टर विकास वर्मा, ठीक है, सबके आंसर बढ़िया आ रहे हैं, अभी तक आते जा रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कल वाले लेक्चर के आधार पे, है ना। चट्टानों का अध्ययन किसमें किया जाता है, 1 नंबर। चट्टानों के निर्माण को कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन है आंतरिक चट्टान का उदाहरण। आंतरिक चट्टान का उदाहरण है। 3 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए और क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दीजिए। चट्टानों का अध्ययन किसमें किया जाता है, शाबाश। फार्मर, बबली यादव, मोनू सुथार, अनिल चौधरी, भीमसेन, मदन गोपाल, सुरजीत, नरेश, सुनील, पूनम, है ना, भीमसेन। देखिए पहले का जो राइट आंसर है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है, जो ग्रीक वर्ड है ना। तो पहले का राइट आंसर बी। एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, मैंने कहा था, हम कल डिस्कस कर चुके हैं। चट्टानों का निर्माण कहलाता है जी पेट्रोजेनेसिस। दूसरे का भी बी। तीसरा है आंतरिक चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट भी आंतरिक है, गैब्रो भी आंतरिक है, डायोराइट है वो भी आंतरिक है। तो उत्तर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तीसरे का डी ऑप्शन, ठीक है। तीसरे का बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, क्योंकि सबसे मुख्य एग्जांपल ग्रेनाइट है, और पहला ऑप्शन देखते ही आंसर दे दिया। मैंने कहा था, पहली क्लास में भी कहा था, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ऑप्शन पूरा पढ़ो, फिर आंसर दो, नहीं तो एग्जाम में ऐसी गलती कर दोगे। एग्जाम में ऐसी गलती बहुत भारी पड़ती है। अगर 1/3 की मार्किंग है तो 4 नंबर का नुकसान कर बैठोगे। 3 तो जो आपको आते थे उसके मिलने वाले थे, 1 आप जो गलत कर जाओगे उसके मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग का हमेशा ही इफेक्ट जो है वो आते हुए क्वेश्चन पे ज्यादा पड़ता है। आते हुए क्वेश्चन पे ज्यादा पड़ता है। जो क्वेश्चन नहीं आता और उसमें नेगेटिव कर देते हो तो उसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 3 नंबर आपको मिलने वाले नहीं थे, आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चन है, 3 तो आपको मिलने थे और 1 गलत करने की वजह से आपने नेगेटिव कर दिया, 4 नंबर खो दिए। और जो वहां पर 1/4 की मार्किंग होती है, वहां पर क्या है, वहां पे 5 नंबर खो दोगे। 4 जो आपको आ रहे थे और 1 वो जो आपने नेगेटिव कर दिया। इसलिए हमेशा क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन पढ़ा करो। अपने को स्मार्ट नहीं बनना है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। इसको स्मार्ट नहीं, अवर स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट तो वही है जो पूरा क्वेश्चन पढ़े और चारों ऑप्शन पढ़े और फिर आंसर दे। देखो ये आपके फायदे की बात है, ये विशेष रूप से ध्यान देना। और जहां पे देखो 4 ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आता है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है, जिसका ऑप्शन पढ़े ही नहीं है वो सबसे घातक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आता है वो सबसे घातक है। कैसे घातक है? आंतरिक चट्टान का उदाहरण है जी ग्रेनाइट, फटाफट आपने आंसर कर दिया। तीसरे ऑप्शन लास्ट वाले आपने देखे नहीं। एग्जामिनर इतना चालाक होता है, ए ऑप्शन वो ही देता है जो उसका सबसे ज्यादा सटीक होता है, जो सबसे ज्यादा। तो आपने ग्रेनाइट कर दिया, बाकी वाले 3 आपने पढ़े नहीं। जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आता है, यानी जिसको आप सबसे आसान समझते हैं, वही सबसे घातक होता है और वो बहुत दुख देता है, क्योंकि 4 नंबर या 5 नंबर ले जाता है अपने साथ। दूसरा क्वेश्चन वो होता है पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे, चारों ऑप्शन पढ़ने पे आप उत्तर देते हो, जिसका पूरा क्वेश्चन पढ़ने और चारों ऑप्शन पढ़ने पर जिसका उत्तर देते हो, ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और चारों ऑप्शन पढ़ने से आपको आंसर आ जाता है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन भी पढ़ा, कुछ भी दिमाग में नहीं आया, इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े चारों, इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं। चारों ऑप्शन भी पढ़ लिए, क्वेश्चन भी पढ़ लिए, नहीं आ रहा है, ज्यादा माथा फोड़ी मत करो। ये क्वेश्चन अपना सही नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन अपना सही क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और चौथा जो क्वेश्चन होता है उसमें ये होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इस बात के लिए श्योर होते हैं कि ये 2 ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते हैं, ये 2 ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते हैं। तो उन 2 को तो आपने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप डैम श्योर हो कि ये ऑप्शन किसी और के है। अब ऑप्शन बचे 2। कितने ऑप्शन बचे आपके पास? 2। अब इन दोनों में से चुनना है। ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़िए। आजकल कंपटीशन एग्जाम में इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। अगर 2 में से चुनना है तो फिर आप चुन दीजिए। आप नेगेटिव नहीं जाओगे, ये मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत पढ़ा है तो
प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत पढ़ा है तो आप घाटे में नहीं जाएंगे अगर दो में से चुनना है। अगर आपका रिजेक्शन बहुत अच्छा है तो आपका क्वेश्चन है वो राइट होने के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। जिसमें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आता है वो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, उसको ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर आता है वो ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शन पढ़े, लगता है इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, तब ये लगा कि ये दो ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते हैं, बच्चे दो ऑप्शन उनमें से चुनना है चुन लीजिए, और तीनों को रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो आप राइट तक पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ें। नेक्स्ट अपने बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, बाह्य चट्टान का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन, सेल किस प्रकार की चट्टान है। छठा क्वेश्चन, संगमरमर कौन से प्रकार की चट्टान है। चौथा बाह्य चट्टान का उदाहरण है, पांचवा सेल किस प्रकार की चट्टान है, और छठा संगमरमर कौन से प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो बताइए भी, इसके फटाफट आंसर दीजिए तीनों क्वेश्चन के। ये कल वाले टॉपिक के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, है ना, आज वाले के तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बताइए भी फटाफट आंसर। अकरम खान, साक्षी तरड़, बबली यादव, लेट्स एक्सप्लोर, यो हनी सिंह, प्रदीप, रमेश सैनी, राजकुमार, मदन गोपाल, फार्मर सॉल्यूशन, भीमसेन, कृष्ण यादव, सालू, डॉक्टर विकास, राजकुमार, राहुल कुमार, शौकत अली, अनु बिश्नोई, निहारिका, रवि, भूमिका, निकिता, अंजलि, नितेश। ठीक है, देखो बाह्य चट्टान, जो बाह्य चट्टान है उसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, बेसाल्ट है। चौथे का राइट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन है। चौथे का राइट जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। सेल किस प्रकार की चट्टान है, जी सेल अवसादी चट्टान है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, जी संगमरमर भी अवसादी चट्टान है। चौथे का ए, पांचवें का बी, छठे का बी, जिसका आंसर सही है वो उन सबका आंसर ठीक है। ठीक है अभी जितेंद्र कुमार, अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम किस प्रकार का खनिज है। 8 नंबर क्वेश्चन, चुन्ना पत्थर कौन सी प्रकार की चट्टान है। 9वां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये वाला मैंने किसी लेक्चर में नहीं बताया है, ये आपके लिए मतलब अपने टॉपिक से नया क्वेश्चन है, आपको तो पता होगा क्योंकि सॉइल साइंस के इंस्टीट्यूट है उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लिख के फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर पे आइए। शाबाश राजकुमार, ठीक है। उदयदीप चौधरी, जो भी आपके क्वेश्चन है वीडियो लेक्चर के बाद लिख दीजिए, अभी उनका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है ना, क्योंकि अभी टाइम है वो अपने पास लिमिटेड है। कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो आंसर देंगे। जिप्सम किस प्रकार की चट्टान सॉरी खनिज है, जिप्सम द्वितीयक खनिज है, बी ऑप्शन राइट है। 8 नंबर का, चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान है, बी ऑप्शन राइट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 7वें का बी, 8वें का बी, 9वें का डी, अपने आंसर मैच करिए और आगे बढ़िए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सारीय चट्टान है। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्न में से अम्लीय चट्टान है। नेक्स्ट है 12 में से निम्न में से उदासी चट्टान है। 10, 11 और 12 नंबर लगाते हुए आंसर देना है, फटाफट आंसर कीजिए। ठीक है भी, ठीक है आंसर ठीक आ रहा है सबका। पवन रावत, निम्न में से सारीय चट्टान है, देखो सारीय है बेसाल्ट, ये जो दिया इनमें से बेसाल्ट है, राइट आंसर सी होगा। निम्न में से अम्लीय चट्टान है, यहां पे दी हुई है उसमें से ग्रेनाइट है, ए ऑप्शन है। और उदासीन, साइनाइट भी उदासीन है, प्रकाइट भी उदासीन है और डायोराइट भी उदासीन है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर मैच करिए भी। राजकुमार, विमला, आराध्य कुमार, अनिल चौधरी, अंकिता कुमारी, राजेश कुमारी, ठीक है, सरोज कमर,
ये आंसर मैच कर लिए। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से द्वितीय खनिज है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीय खनिज है। 14 नंबर, निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, 13 और 14। निम्न में से द्वितीय खनिज है, फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए भी। हाँ जी, निम्न में से द्वितीय खनिज जो है वो जियोथाइट है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत है। निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत है, तो लोहा तत्व का स्रोत दिए हुए में से कौन सा है? मैग्नेटाइट। डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत है। जिप्सम कैल्शियम और सल्फर का स्रोत है। और कैल्साइट है वो कैल्शियम का स्रोत है। और मैग्नाइट है वो आयरन का स्रोत है। तो आज अपने अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, कल वाले भी कर लिए थे, आज वाले भी कर लिए थे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अच्छा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास के अंदर शेड्यूल डाल दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या रहना है। और नेक्स्ट क्लास में अपने सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी पर ही बात करेंगे। और सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉइल डेंसिटी, मृदा घनत्व, स्थूल घनत्व, कण घनत्व, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, उसके बाद पोरोसिटी है ना, रंध्रता प्रतिशत, सॉइल वाटर है ना, मृदा जल, उसके अलावा छोटे छोटे जो टॉपिक है उन पर भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एयर, और सॉइल कंसिस्टेंसी, और सॉइल प्लास्टिसिटी। अगर आपको आज के लेक्चर में आनंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने कहा था कोर्स उतना लंबा चलेगा जितने लाइक्स और जितने व्यूज ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।